हमारा आज का टॉपिक है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस। गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना है, रिकवरी का ये मोड है। सरकार आपसे टीडीएस के तौर पे कलेक्ट कर ले या टीसीएस या एडवांस टैक्स। टीडीएस आपने पढ़ा, कौन डिडक्ट करता था? टू बी डिडक्टेड बाय पेयर। पेयर डिडक्ट करता था टीडीएस। एडवांस टैक्स आप पे करते थे। एडवांस टैक्स टू बी डिपोजिटेड बाय असेसी। असेसी जो है एडवांस टैक्स जमा करता था। अब एक नई चीज है टीसीएस, ये भी टू बी कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम बायर। ज्यादा चीजों में सेलर बायर पे लाइक जीएसटी। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जैसे दुकानदार आपको सामान बेचता है तो सामान के साथ जीएसटी लेता है, उसी तरह से एक टीसीएस नाम की चीज है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वो शॉपकीपर आपसे लेगा टीसीएस और आपके पैन नंबर पे जमा कर देगा, और कल को आप रिटर्न भरोगे तो उसमें एडजस्ट करना। तब तक ये क्या है, आपका पैसा इनकम टैक्स में जमा रहेगा। आपको माल नहीं मिलेगा अगर आप टीसीएस डिपॉजिट नहीं करेंगे। ये बनाया क्यों टीसीएस का रूल? क्योंकि मान लो मैं एक अगर एग्जांपल लूं, आपने गाड़ी खरीदी, एक रूल है 206C1F, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदोगे तो टीसीएस का रूल है। अब लोग 10-10 लाख की गाड़ियां लेके चलते बनते हैं। इनकम टैक्स कहते हैं यार इतनी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हो तो आपके पास पैसा आया कहां से? इनकम टैक्स कहता है आपके पास पैसा कहां से आया? कम से कम हमारी नॉलेज में तो आ जाए कि इस आदमी के पास पैसा कहां से आया। टीसीएस कटेगा, बार का एजेंसी वाले कहेंगे कार देंगे तेरे को, मान लो 12 लाख रुपए की है, उस पर 1% टीसीएस है जनरली, मान लो 12,000, तो आपको 12 लाख 12,000 किसको देने हैं? देखो सेक्शन है इसमें 206C1F, क्या कहता है? TCS at the rate 1% on car purchased over ₹10 लाख, 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे। सपोज राम ने एक शोरूम है राजा मोटर एक कार एजेंसी है। कार एजेंसी से राम ने एक 12 लाख रुपए की कार खरीदी, 12 लाख रुपए ये कंसीडरेशन देगा। तो अब राम जैसे बड़े लोग हैं जो महंगी गाड़ियां खरीद के चलते बनते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरते, ऐसे लोगों का नॉलेज तो इनकम टैक्स को होना ही चाहिए। भी हम इनसे पूछें आकर गाड़ियां कहां से ले रहे हो, तो इनकम टैक्स ने कहा कि कोई इनकम तो आ नहीं रही, जा नहीं रही। टीडीएस तो एप्लीकेबल नहीं है। टीडीएस तो कब एप्लीकेबल है? जब आप किसी को कोई इनकम देते या लेते, इंटरेस्ट लिया दिया, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, सैलरी। इनकम पे पेयर जो है एक्सपेंडिचर है उसके लिए वो पे कर रहा है, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो टीडीएस काट रहा है। इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो टीडीएस काट रहा है। तो उसमें कार खरीदी तो कोई इनकम जनरेट तो हो नहीं रही, अगला बायर है, आप कार बेच रहे हो। तो इस केस में टीडीएस तो नहीं एप्लीकेबल, पर सरकार ने क्या चला दिया? टीसीएस कह दिया अमाउंट टू बी चार्ज एज टैक्स टीसीएस बाय राजा मोटर किन से लेगी? फ्रॉम राम। कितने रुपए लेगी? टैक्स की रेट 1% है, 12 लाख रुपए का 1% कितना है? 12,000। तो वो राम को कहेंगे राम 12 लाख रुपए तो गाड़ी के और 12,000 टीसीएस के दो, जो हम आपसे लेके कहां जमा करवाएंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे। भी तेरा टीसीएस हम रखेंगे थोड़ी, तेरा पैसा हम कहां जमा करवा देंगे? तेरे पैन नंबर के अगेंस्ट इनकम टैक्स में। पैन नंबर दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना डबल रेट या 5% विच एवर इज हायर। 20C सेक्शन है, 5% या डबल रेट से तेरे पे क्या है? टैक्स चार्ज हो सकता है। देखो ये कहेंगे राम अमाउंट पेबल बाय राम। राम कितना अमाउंट देगा? देखो 12 लाख रुपए प्लस 12,000 रुपये,
12 लाख का 1% 12,000, 12,12,000 रुपये दे देगा। 12,000 रुपये कहाँ जमा करवा देंगे राजा मोटर वाले? राजा मोटर पैसा कहाँ जमा करवा देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कितने रुपए डिपॉजिट करवा देगा? ₹12,000 अंडर पैन ऑफ राम। राम का पैन नंबर जमा करा देंगे उस पे क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कितने रुपए? 12,000। राम के पैन पे 12,000 रुपये जमा करवा देंगे। कौन? राजा मोटर वाले। समझ आई बात? राजा मोटर ये करेगा। तो देखा जाए राजा मोटर का कोई इंटरेस्ट थोड़ी है इसमें, उन्होंने तो सरकार के रूल को फॉलो करना है। सेक्शन है इसमें 206C1F जो कहता है कि ऐसे टीसीएस ना काटा तो राजा मोटर पे क्या हो सकता है? एक्शन। अब मान लो राजा मोटर राम को कहता है कि 12 लाख रुपए पे टीसीएस है, और इस केस के अंदर, कार वाले केस में, जब वो पेमेंट देगा तो राजा मोटर टीडीएस साथ में लेगा उसके ऊपर। चलो ठीक है, चाहे पेमेंट कैश आए चाहे पेमेंट चेक से आए, जैसे मर्जी आए, राजा मोटर ने टीसीएस लेना है पेमेंट के वक्त। एट द टाइम टीसीएस, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के वक्त टीसीएस है। इसमें कुछ चीजों में तो टीसीएस कब होगा? अमाउंट डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ सेलर, सेलर बायर को डेबिट करेगा, या फिर जब उसको अमाउंट रिसीव होगा, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं, एक तो सेल ऑफ गुड्स आगे आएगा 206C1H सेक्शन और 206(1)F। इन दो सेक्शन में 206C1F और सेक्शन 206C1H, इनमें क्या है? रिसीट बेसिस पे टीसीएस एट द टाइम ऑफ कंसीडरेशन रिसीव। जब कंसीडरेशन रिसीव होगा तब टीसीएस लेगा और सरकार को देगा। लेकिन अगर पैन नंबर ना दे राम, पैन नोट प्रोवाइडेड बाय राम, राम नहीं देगा तो इसमें रूल है 206CC पढ़ेंगे, 1% रेट है इसका, डबल कर दो। डबल करोगे तो 2% या फिर और 5%, विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर मतलब कितना रेट लग जाएगा? 5। तो राजा मोटर टीसीएस का पैसा कितना मांगेगा राम से? 5%। 12 लाख की गाड़ी है तो इसका 5% कितना? 60,000 रुपये टीसीएस जमा कराओ, मैं गाड़ी तब दूंगा, क्योंकि अगर मैंने बिना गाड़ी टीसीएस लिए दे दी तो एक्शन मुझ पे हो जाएगा, तो राम को जमा कराना पड़ेगा। इसकी पैन नंबर जरूर लो, क्योंकि बिना पैन दिक्कतें आ सकती हैं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। टीसीएस डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर उस रेट से कटता है। वैसे ये जो रेट है कोरोना की वजह से कई जगह 25% क्या है? कम कर रखी है, तो इसमें 1% है, तो इसका ये रेट क्या हो जाएगा? कोविड रेट कम होके कितना रह जाएगा? 0.75। कौन सी डेट? 14 मई टीडीएस वाले चैप्टर में थी। 14 मई से लेके 31 मार्च के बीच में अगर कटना है तो वो 0.75 कटेगा बजाय 1 के। 25% कोविड रेट कम थी। चलो, तो आपको समझ आया? सरकार कहती है कि जब ये राजा मोटर हमें टीसीएस जमा करवाएगा तो हमारी नॉलेज में आ जाएगा कैसे करके राम का ये पैन है, इसका टीसीएस जमा हुआ, इसने गाड़ी खरीदी है। तो कल को हम इसे नोटिस काट के क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि बता तेरे पास पैसा कहाँ से आया। तो एक तरह से लोगों को इनकम टैक्स नेट में कवर करने के लिए ये सारे प्रोविजन बने हैं टीसीएस के। एडवांस टैक्स, टीसीएस, टीडीएस, ये इमीडिएटली टैक्स रिकवरी के मोड हैं, इनके थ्रू टैक्स रिकवरी करती है सरकार। बोलो इसमें कोई भी डाउट? टीसीएस का एम पता लगा, टैक्स रिकवरी इंश्योर करने के लिए ये कंसेप्ट बने हैं, उस वजह से ये टीसीएस कलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन वाइज चलता हूं। सेक्शन 206C के ही आगे सब सेक्शन है जिनमें ये चैप्टर चलेगा सारा। 206 के सब सेक्शंस के अंदर एक एक करके शुरू करता हूं मैं। और जैसे टीडीएस के चैप्टर में आप टीडीएस काटते थे तो सामने वाले को सबूत के तौर पे क्या देते थे? फॉर्म 16 सैलरी में, बाकियों में 16A, और हाँ जो वो सेक्शन 194 IA, IB या M था
वहाँ 26 QB QC QD भरते थे तो सामने वाले को 16B CD देते थे, यहाँ पे 27D देंगे। फॉर्म 27D विल बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज टू कलेक्टी, जिसका TCS कटा है कलेक्टी, यानी कलेक्टी का मतलब अगर सेल हो रही है तो बाहर को देगा बाय सेलर, कलेक्टर, सेलर कह लो या कलेक्टर। जो TCS काट रहा है कलेक्टर 15 दिन में कट करने के वो सामने वाले को क्या देगा, 27D में डिक्लेरेशन देगा, ले भाई तेरा इतना TCS का अमाउंट मैंने इनकम टैक्स में जमा कर दिया है तुझसे लेके, तो वो TCS जो है फॉर्म देगा 27D। ओके, चलते हैं अब एक एक करके सेक्शन, इसमें एक दो नए पॉइंट भी इंसर्ट हुए, अमेंडेड हुए। चलो पढ़ता हूं फर्स्ट, सेक्शन 2061, सेक्शन 206C1। ये सेक्शन क्या कहता है, अगर किसी ने लिकर ली, टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगल का कोई सामान, या तेंदू लीव खरीदे, या आयरन और या इग्नाइट कोयला वगैरह ऐसा कुछ, अगर ये चीजें, या स्क्रैप सेलर हो, सोल्ड, तो आपको इन चीजों पे बाहर से कलेक्ट क्या करना है, TCS। सेलर, इन चीजों का सेलर क्या करेगा, सेलर विल कलेक्ट TCS फ्रॉम बायर। इन चीजों के बाहर से सेलर क्या कलेक्ट करेगा, TCS। इन चीजों में याद रखना, जो लिकर है, लिकर कौन सी, जो बोतल में होम कंजप्शन के लिए कोई घर पे एक आदमी 2 बोतल ला रहा है उस पर TCS नहीं। अगर ट्रेडिंग पर्पस से ट्रेडर ले रहा है, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ये सारी आइटम ट्रेडिंग पर्पस से कोई खरीद रहा है तो है, ट्रेडिंग पर्पस से बाई कर रहा है, फॉर ट्रेडिंग पर्पस ऑल आइटम्स परचेज्ड, उस पे TCS एप्लीकेबल है। अगर ये वाला सारा सामान कोई पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, इनमें से कोई भी सामान फॉर परचेज्ड बाय बायर फॉर होम कंजम्पशन, होम या पर्सनल कंजम्पशन का मतलब घर में यूज करना है, उस पे नो TCS, उस पे TCS एप्लीकेबल नहीं। मान लो शराब की एक बोतल बंदा ले आया, कहता जी 4 दिन चल जाती है मेरे घर में, कहता अब तो थोड़ी थोड़ी लेते हैं, तो वो 2 बोतल ले आया, दुकान वाला उससे TCS लेगा? 2 बोतल पे क्या TCS लोगे, ज़्यादातर रेट 1%, 2.5%, 5% है। क्या कोई बंदा अपनी किचन में यूज़ करने के लिए कोयला ले आया, कोयला कोल किचन में यूज़ करना है उसने, घर में वो अंगीठी चलाता है या वो पुराने टाइम में जलाते थे ना कोयला, तो वो ले आया अपने घर में, तो उस पे TCS एप्लीकेबल नहीं। अगर होम कंजम्पशन के लिए कोई सामान ले रहा है तो ये किस पे एप्लीकेबल है, ट्रेडिंग पर्पस। अगर यही सामान कोई प्रूव कर दे, डेक्लेरेशन दे दे, डेक्लेरेशन थ्रू फॉर्म 27C, अगर कोई बायर डिक्लेरेशन दे दे कि ये जो सामान है मैं इसे मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस बोट है, या पावर जनरेशन में यूज करूंगा, पावर जनरेशन में, अगर वो लिख के ये डिक्लेरेशन दे दे, जैसे आप 15G और H चलते थे ना, 15GH, वो TDS काटते वक्त मेरी इनकम कम है, इसमें इनकम कम वाला नहीं है, इसमें कुछ भी, इसमें यह है कि ये ट्रेडिंग पर्पस से अगर कोई खरीदता है आगे बेचने के लिए, ट्रेडर, उस पे TCS है। घर में रखने के लिए कोयला ले रहा है, मान लो मेरे घर में क्या है, लकड़ी का काम होना है, मैंने 2 लाख रुपए की लकड़ी कटवा के ले ली, टिम्बर ले लिया सेलर से, क्यों, मेरे घर में डोर बनने हैं, विंडो बनने हैं, तो ये होम कंजम्पशन के लिए, पर्सनल के लिए ले रहा हूँ, इस पे कोई TCS काटेगा, मेरे से लेगा वो 2 लाख रुपए के ऊपर नहीं। घर में यूज के लिए कोई वाइन ले रहा है उस पे नहीं, कोई कोयला ले रहा है घर में यूज करने के लिए उस पे नहीं, तो उस पे TCS नहीं। ट्रेडिंग पर्पस से ले रहा है आगे बेचने के लिए, उस पे TCS है। हाँ, अगर यही चीजें, मान लो शराब ले रहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए,
शराब क्या है, बड़ी दवाइयों में भी डलती है, आपको पता है। अल्कोहल का यूज बड़े बड़े ड्रमों में डाल के आ रही है, अल्कोहल बड़े बड़े ड्रमों में, उसका क्या है, खांसी कफ सिरप उनमें यूज होना है अल्कोहल का। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए काम आ रही है, या फिर ये कोई तेंदू लीव के बड़े यूज हैं। वैसे उसमें से एक यूज क्या है, बीड़ी लिपटी होती है ना जिस उसमें, कईयों को तो ये लगता है जो बीड़ी का पत्ता होता है ना उसमें तंबाकू होता है, वो शायद पीपल का पत्ता होता है। ऐसा नहीं होता, वो स्पेशल पत्ता होता है, तेंदू लीव होता है। तो मान लो ये कोयला बिजली बनाने में यूज हो रहा है, थर्मल में, कोई बंदा कोयले से बिजली बनाता है थर्मल में। अगर इन चीजों का बिजली बनाने में यूज हो रहा है या किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने डिक्लेरेशन दे दी कि सर ये जो टिम्बर है ना, मैं टिम्बर आगे बेचूंगा नहीं, मैं व्यापारी नहीं हूं, ट्रेडिंग नहीं करूंगा मैं टिम्बर की, टिम्बर तो मेरे घर में लगना है, विंडो डोर बनने हैं, तो कोई टीसीएस नहीं। या टिम्बर क्यों ले रहा हूं सर, मैं फर्नीचर मेकर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, लकड़ी से बड़े बड़े फर्नीचर बनाता हूं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग मेरा काम है। तो अगर वो डिक्लेरेशन दे दे सर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने ये लकड़ी टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किस लिए खरीदा है, फर्नीचर मेकिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आप एक फॉर्म भरो 27C 27C भरेगा बायर और किसको जमा करवा देगा, सेलर को। ये डिक्लेरेशन है कि गुड्स हैज बीन बॉट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस और फॉर जनरेशन ऑफ पावर। तो सामने वाला सेलर आप पे टीसीएस चार्ज नहीं करेगा, पर सेलर को जिस दिन ये डिक्लेरेशन आए उसके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में 7 दिन में ये डिक्लेरेशन किसको सबमिट करनी है, कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर को सबमिट कर देनी है। जैसे वो 15 GH नहीं सबमिट करते थे हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक हफ्ते में कमिश्नर को कैसे 15 G आए हैं, H आए हैं, बिल्कुल वैसी आप कौन सा फॉर्म जमा करवा देंगे, 27C। ये डिक्लेरेशन कौन देगा, डिक्लेरेशन बाय बायर टू सेलर। सेलर किसको देगा, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जमा करवा देगा बाय सेलर। ये डिक्लेरेशन जमा करवा देगा विद इन 7 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के 7 दिन में, कि साहब हमारे पास ये डिक्लेरेशन आई है भाई, हमारे को तेंदुली पे आयरन और पे, आयरन और से लोहा बनता है ना, आपको पता है जमीन से वो आयरन कैसे ऐसे थोड़ी निकलता है, आयरन और बोलते हैं, वो निकलती है, उससे लोहा बनता है, कोयला है, इग्नाइट है। स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें कटिंग बच गई, टुकड़े बच गए, पीसीस बच गए, जो कि यूज के लायक नहीं है, रीयूज के लायक नहीं, कचरा कबाड़ है, वो होता है स्क्रैप। जो चीज दूसरे प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल हो, मतलब स्क्रैप नहीं, उसको तो दूसरे मेन प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है, तो वो स्क्रैप नहीं होती। स्क्रैप का मीनिंग जैसे स्क्रैप डीलर नहीं होते कबाड़ी, वो सारा लोहे की आइटम, कोई प्लास्टिक के टुकड़े, कोई ब्रास तांबे की तारें ले जाते हैं, वो आगे बेचते हैं, आगे वाले उनको मेल्ट करके लोहे को और शेप दे देते हैं ऐसे। तो स्क्रैप वो चीज है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल, तो कुछ पीसीज बच गए, कुछ वेस्ट विच कांट बी रीयूज्ड, एक अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे यूज नहीं हो सकता, बेकार है वो, कचरा, तो वो क्या है, स्क्रैप है। और स्क्रैप जो है उसके ऊपर भी क्या है, टीसीएस का रूल है। अगर आप स्क्रैप ट्रेडिंग पर्पस से आगे बेचेंगे, आप स्क्रैप किसी से कोई खरीद रहा है तो कोई आगे बेच रहा है, ये कबाड़ी ले जाते हैं स्क्रैप, ये भी तो आगे बड़े डीलर को बेचते हैं, बड़े वाला आगे बेचता है किसी को, तो बड़े वाला डीलर किसी को बेच रहा आगे, तो वो उस पर भी क्या है, टीसीएस एप्लीकेबल है। बाहर से वो क्या लेगा, अमाउंट के साथ साथ टीसीएस भी। और ऐसी तेंदू लीव कोई बेच रहा है आगे, किसको बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर को बेच रहा है, फिर तो मैन्युफैक्चरर क्या दे सकता है, सर मैं इससे तो बीड़ी बनाऊंगा या कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, तो ला भैया एक 27C फॉर्म जमा करवा दे, तेरा मैं टीसीएस चार्ज नहीं करता, अगर 27C नहीं जमा करवाता तू तो मैं टीसीएस लगाऊंगा, तू 27C दे दे, मैं अगले हफ्ते तक, अगले महीने के फर्स्ट वीक तक कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा दूंगा। खबरदार अगर तूने झूठी डिक्लेरेशन दी तो इनकम टैक्स तेरे पे एक्शन ले सकता है कि तू मैन्युफैक्चरिंग करी ना, तू आगे बेच दे, ठीक है ना ये जी। तो जो आदमी लिकर बेचते हैं मर्चेंट को, जैसे कंपनी है, एक ब्रांड है, मैं अगर ब्रांड का नाम लूं, एक ब्रांड है 100 पाइपर या ब्लेंडर ब्राइड, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो शराब बना रही है,
और एक वाइन मर्चेंट खरीद रहा है, वाइन मर्चेंट। तो वाइन मर्चेंट मैन्युफैक्चरर है, मान लो मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, मान लो किंगफिशर, विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी, क्या ये मैन्युफैक्चरर ऑफ वाइन, ये कंपनी सपोज वाइन बनाती है, किंगफिशर कंपनी, ये दे रही है मोहनलाल ट्रेडिंग कंपनी को। ये कौन है? मोहनलाल ट्रेडर है, ये ट्रेडर, या कह दो वाइन मर्चेंट। मोहनलाल ने घर में नहीं रखनी शराब, ना मोहनलाल कोई मैन्युफैक्चरर। अगर ये घर में यूज करने के लिए लेता तो माफ, कंपनियां थोड़ी, वे तो दुकान से लेता। और या फिर आपने, मोहनलाल ने क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करनी होती ना, वो तो तैयार शराब है। मोहनलाल व्यापारी है, ट्रेडर है, तो ये मान लो इसको माल बेचते हैं, सेल करते हैं 2 करोड़ रुपए की, तो उस पर टीसीएस भी चार्ज करेंगे 1%, 2 करोड़ का कितना हो गया, 2 करोड़ पे 2 लाख, तो 2.02 करोड़ रुपए ले लेंगे मोहन ट्रेडिंग से। मोहन ट्रेडिंग के पैन नंबर पे 2 लाख जमा करवा देंगे। मोहन ट्रेडर ने 2 करोड़ की शराब खरीदी, प्लस सामने वाले से माल लिया, तो सामने वाला कहता है टीसीएस लगाऊंगा 206C1 पे, 206C1 पे तेरे पे टीसीएस लगाऊंगा 2 लाख रुपए। तो मोहन ट्रेडर टीसीएस पे करेगा किंगफिशर को, किंगफिशर 2 लाख रुपए कहां जमा करवा देगी? मोहन ट्रेडिंग का इनकम टैक्स ऑफिस में, उसके पैन नंबर पे। कल को मोहन ट्रेडिंग कंपनी का टैक्स बना 5 लाख, तो वो कहेंगे हमारा टीसीएस पहले कटा हुआ है 2 लाख, 3 लाख भर देंगे। अगर टैक्स बना 1.5 लाख रुपए मोहन ट्रेडिंग का, तो ये 2 लाख टीसीएस कटा है, 50,000 रुपये वापिस ले लेंगे। यानी इसका इफेक्ट टीडीएस की तरह है, एडवांस टैक्स की तरह है, कल को हिसाब हो जाएगा। अब ये रूल क्यों बना, शराब में क्यों बना? शराब में तेंदुली, शराब में तो बता देता हूं इसका रीजन क्या है। वाइन में, क्योंकि ये वाइन मर्चेंट है ना, बहुत सी स्टेट 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, ठेका देती हैं, लाइसेंस देती हैं 1 ईयर का। लोग ऑक्शन लगाते हैं, मोहन ट्रेडिंग ने ऑक्शन लगाई, साल भर का लाइसेंस ले लिया, साल बाद ठेका बंद हो जाता है, लाइसेंस खत्म। और अक्सर इसमें होता क्या है, ये मोहन ट्रेडिंग कंपनी का जो प्रोप्राइटर है ना, वो असली मालिक, वो जो है ना, उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, ये घर के नौकर के नाम ले लेते हैं। पता है क्यों? खासकर देसी शराब में ज़्यादा केस हैं भी, कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो जाए, बंदे मर जाएं, दुकान वाले पे एक्शन हो जाए, या जिस दुकान पे शराब बिक रही है वहीं लोग लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के बोतल मारती, तो जिसके नाम कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका है, वो फंस जाता है। इसलिए अक्सर होता क्या है, मोहन ट्रेडिंग का के अंदर पैसा लगा है मिस्टर एक्स का, पर मिस्टर एक्स अपने नाम से ये दुकान नहीं चलाना चाहता, वो डरता है कि कल को कुछ ऊंची नीची बात होगी तो मैं फंसूंगा। तो वो क्या करता है, एक्स अपने घर के नौकर बहादुर को कहता है, बहादुर तेरे नाम ठेका ले लूं, तेरे नाम से। उसको पता भी नहीं, साइन करा लिए कागजों पे, ये कॉन्ट्रैक्ट बहादुर के नाम है, ठेका बहादुर के नाम है, बहादुर माल खरीद रहा है, बेच रहा है, जबकि बहादुर नहीं खरीद रहा, मिस्टर एक्स कर रहा है। ये कल को टैक्स नहीं भरा, ठेका बंद, साल का लाइसेंस देती है कई जगह सरकार, सब जगह नहीं, स्टेट टू स्टेट है। मान लो हरियाणा बात करूं, ऐसे ही होता है, 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है। साल बाद शराब खरीद के बेच के मोहन ट्रेडिंग ने खूब पैसा कमाया, साल बाद दुकान बंद, क्योंकि वो लाइसेंस खत्म। अब मोहन ट्रेडिंग में मालिक कौन दिखा रखा है? बहादुर। बहादुर को तो पता भी नहीं कि कौन सी इनकम मेरे नाम से आ रही है। टैक्स भरे ना, दुकान बंद होगी, चलते बने, सरकार का तो टैक्स का नुकसान हो गया ना। सरकार बहादुर को ढूंढेगी, क्योंकि दुकान किसके नाम है? बहादुर के। बहादुर ने ना एडवांस टैक्स भरा, ना कोई टीडीएस टीसीएस है, बहादुर गायब। सरकार ढूंढ रही है, भैया लाख करोड़ों का माल बेच गया, ये वाइन मर्चेंट कहाँ है, टैक्स लेना है। तो मिल भी गया तो बहादुर भरेगा नहीं, उसको पता ही नहीं, कहता मेरे को क्या पता साहब क्या हुआ। और मिस्टर एक्स ऐश कर गया, कमा गया, सारे पैसे जेब में डाल गया, फंसेगा बहादुर। तो मेरा कहने का मतलब, इनकम टैक्स ये बातें समझता है। जंगल की लकड़ी में भी ठेके ऐसे ही चलते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं ठेके, पीरियड होता है, ख़त्म हो जाते हैं। तो सरकार ने इसीलिए शायद ये टीसीएस का रूल बनाया कि कम से कम दुकान बंद भी हो जाए तो कम से कम हमारे पास टीसीएस का अमाउंट तो आ जाए। और टीसीएस का अमाउंट आने से एक तो नुकसान नहीं होगा हमारा, थोड़ा बहुत रिकवर हो गया, दूसरा बंदा हमारे टच में आ जाएगा पैन नंबर के थ्रू कि इस बंदे ने इतने करोड़ की शराब खरीदी। अगर आप टीसीएस पे कर रहे हो लाख रुपए, तो मतलब आपने करोड़ रुपए की शराब खरीदी। अगर आप टीसीएस 10 लाख रुपए पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने 10 करोड़ की शराब खरीदी।
तो उससे आपका लेवल बिजनेस का पता लग जाता है डिपार्टमेंट को। तो टीसीएस का रूल इसलिए चलाया है। तो लिकर हो, टिम्बर हो, तेंदू लीव हो, आयरन और इग्नाइट या कोयला हो, स्क्रैप हो, सेलर बेचेगा बायर को तो बायर से क्या कलेक्ट करेगा? टीसीएस। और यहां पे अपना पढ़ेंगे सेलर का मतलब कौन सा, या तो कंपनी हो, सरकार हो, सारे टीसीएस लेते हैं। लेकिन अगर सेलर एक इंडिविजुअल एचयूएफ है तो पिछले साल उसकी क्या है टर्नओवर, सेल 1 करोड़ से ऊपर हो या फीस उसकी 50 लाख से ऊपर हो, वही सेलर टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। सेलर कौन सा हो? सेलर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ, तो बीते साल 19-20 में उसकी सेल क्या हो 1 करोड़ से ज्यादा या फीस क्या हो 50 लाख से ज्यादा, वही आदमी टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल है। तो नॉर्मली यही केस देखा जाएगा, क्योंकि सामान बेचने वाले प्रोफेशनल थोड़ी होते हैं, सामान बेचने वाले क्या हैं? दुकानदार होते हैं। तो टर्नओवर 1 करोड़ से पिछले साल ज्यादा हो तो वही आदमी बाहर से क्या वसूल सकते हैं? टीसीएस। समझ आई बात? टीसीएस कब कटेगा? बायर अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहा है तो टीसीएस चार्ज नहीं करेगा सेलर, बस उसे डिक्लेरेशन देनी है 27C पे कि मैं बाय कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक, चाहे अल्कोहल, चाहे कुछ भी, कोयला, चाहे बिजली बनाने के लिए या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या पर्सनल घर में यूज के लिए, तो भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। अब टीसीएस की रेट कितनी है? तेंदू लीव पे 5% है, इस पे 5% है, टिम्बर पे 2.5%, बाकी सब चीजों पे 1% है, 1% है और 1% है। देखो ध्यान से, लिकर पे कितना है? 1%, टिम्बर फॉरेस्ट पे 2.5%, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लकड़ी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, तेंदू लीफ पे जिससे बड़ी बड़ी बनती है उस पे बेचने पे 5% बाहर से लोगे, आयरन और कोयला, इग्नाइट या स्क्रैप पे कितना? 1% वसूल लोगे। लेकिन अगर सामने वाला पैन नहीं देता तो रूल अभी बताया था, अगर सामने वाला पैन नहीं देता तो आप क्या कर दो? रेट डबल या फिर 5%, विच एवर इज हायर। विदाउट पैन क्या हो जाएगा बोलो? विदाउट पैन ये 1 है ना, इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 रहेगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसमें 5 हो जाएगा। डबल या 5% विच एवर इज हायर। 1% वालों का 5 हो जाएगा, 2.5 वाले का 5 है ही है, 5 वाले का क्या हो जाएगा? 10, या तो डबल 10% या फिर 5% विच एवर इज हायर। ये डिफॉल्ट माना जाता है ना पैन ना देना, और इसमें कोई कोरोना वाला बेनिफिट भी नहीं होने वाला। डबल रेट या 5% विच एवर इज हायर। और एक बात, इसमें कोरोना का बेनिफिट शराब वाले में नहीं दिया गया, बाकियों में दिया गया। 14 मई से लेके 14 मई से 31 मार्च के बीच में रेट 25% कम हो जाएगी, लेकिन इसमें तो 1 नहीं रहेगी। नो कोविड बेनिफिट, नो कोविड बेनिफिट। शराब अच्छी चीज सोसाइटी के लिए नहीं है, शायद इसलिए कोविड बेनिफिट नहीं। कोविड में भी शराबियों के लिए जो शराब बन रही है पीने के लिए, तो कंपनी से मर्चेंट खरीद रहा है तो उस पर टीसीएस कितना लग रहा है? 1 नहीं। लेकिन बाकी सब में रेट घटा दी गई 25%। 2.5 लिखूं या 25% कम कर लो? 1.875%। 5% लिखूं या 3.75, 0.75 और 0.75 कोविड रेट लगा दी गई। 14 मई 20 से लेके 31 मार्च 21 के बीच में माल खरीदोगे तो सेलर टीसीएस कितना लेगा? वाइन पे तो पूरा 1% लेगा, लेकिन आयरन और कोल पे 0.75, स्क्रैप पे 0.75, तेंदू लीफ पे 3.75 5 की जगह, और टिम्बर प्रोड्यूस पे 2.5 की जगह 1.875। तो 3 रेट याद रखनी पड़ेगी आपको। बेसिक रेट याद रखो पहले तो, वाइन पे 1, तेंदू लीफ पे 5, टिम्बर पे 2.5, टिम्बर और उससे रिलेटेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, और स्क्रैप आयरन और वगैरह पे कितना? 1%। पैन नहीं देते तो डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर। डबल रेट से या 5% विच एवर इज हायर, तो 1 का 5 हो जाएगा, 2.5 का 5 हो जाएगा, 5 का डबल 10 हो जाएगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा? 5। और एक है कोविड रेट, कोविड के पीरियड के बीच में तो रेट 25% कम कर दी गई, वाइन में कम नहीं की।
वाइन में 1% ईडी, बाकियों में क्या कर दी 25% कम। तो फर्स्ट सेक्शन 206C1 में कोई डाउट? 206C1 पेज 1 ऑफ द चैप्टर देखो, फर्स्ट पॉइंट 206C1। और ये टीडीएस कब कटना है? इस केस में कार वाले में तो क्या बताया 206C1F में, 206C1F के अंदर कार में पेमेंट बेसिस रिसीट जब पैसा आएगा तब। लेकिन इसमें क्या रूल है 206C1 में? इसमें अमाउंट जब बुक्स में डेबिट करोगे बाहर को, या फिर क्या जब आपको अमाउंट आएगा, विच एवर इज अर्लियर। यानी एडवांस आ गया तो उस पर लगा दो टीसीएस, उधार बेचा तो बुक्स में एंट्री कर दी, पैसा नहीं आया कोई बात नहीं, जब बुक्स में एंट्री कर दी तब लगा लो टीसीएस। यानी बुक्स में जब एंट्री हुई तब, बुक्स में एंट्री हुई तब, या फिर जब पेमेंट आएगी तब, विच एवर इज, इस हिसाब से टीसीएस लगेगा। तो ये 206C1 यही कह रहा है, तो ये बता रहा है कितना कितना टीसीएस होगा, नीचे बता रहा है। फिर याद दिला रहा है नीचे, इंडिविजुअल घर में यूज के लिए जैसे वाइन की 2 बोतल ले रहा है, कोयला ले रहा है, उस पे टीसीएस चार्ज नहीं है, नहीं होगा। पैन ना देने पे रेट कितनी लगेगी बता चुका हूं। और टीसीएस बाहर से कब कलेक्ट करना है सेलर ने, वही बता दिया मैंने। कब करना है? जब डेबिट करोगे बाहर को अपनी बुक्स में, या जब पेमेंट लोगे विच एवर इज अर्लियर। और पैन ना देने का सेक्शन 206C10 है, उसमें तो 197B था ना टीडीएस में, भाई कोविड रेट लगेगी 25, हाँ कोविड वाले का कोविड रेट, उसमें 197B था टीडीएस के चैप्टर में। यहाँ पे रेट, यहाँ पे सेक्शन है 206C10 है, ये टेबल में ही लिखा हुआ है ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे देखो, नो टीसीएस बता चुका हूं। रेजिडेंट बाहर है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए माल दे रहा है या पावर जनरेशन के लिए, तो 27C में डिक्लेरेशन दे दे, टीसीएस नहीं कटेगा। क्लियर? और सामने वाला क्या करेगा, कमिश्नर ऑफिस में नेक्स्ट वीक में डाल देगा, अगले महीने के 7 दिन में, कि भाई हाँ मेरे पास डिक्लेरेशन आई है। और आप अगले 15 दिन में जिसका भी टीसीएस काटते हो, हर एक को अगले 15 दिन में टीसीएस काटने के क्या जमा करवाते हो, 27D सबूत कि तेरा टीसीएस मैंने काट के जमा करवाया, ये लो सबूत। एग्जाम्पल दे रहा है नीचे पेज नंबर 2 पे, दे चुका हूं मैं एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स वाइन मर्चेंट है, इसको अंडरलाइन करना, ये मिस्टर एक्स नहीं, मिस्टर एक्स के आगे लिखा है वाइन मर्चेंट। ये एक्स घर के लिए शराब नहीं खरीद रहा, वैसे भी घर के लिए वाइन लोगे कितनी पी जाएगा, रोज की आधी बोतल, ऐसा कितनी हो जाएगी, कोई ज़्यादा नहीं होता मन पर, उस पर एक बोतल पे टीसीएस काटेगा क्या दुकानदार? मान लो 300 रुपये की बोतल ले आया, 1% कहता है 3 रुपये टीसीएस दो, क्या ये पॉसिबल है? और देसी वाली तो आती 100 रुपये की, मान लो, मुझे पता नहीं, मान लो 100 रुपये की आती, तो 1 रुपया टीसीएस लेगा क्या दुकान वाला? नहीं, उन पे एप्लीकेबल नहीं है जो घर के लिए क्या खरीद रहे हैं शराब। ये तो एप्लीकेबल ही किन के लिए है, जो कंपनियों से व्यापारी खरीद रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, उन पे। तो वो 2 करोड़ का माल खरीदने हैं साल में, 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, उस पे लग रहा है बार बार टीसीएस, हर बार लग रहा है। जब जब माल खरीदेंगे बुक्स में वो कंपनी वाले डेबिट करेंगे या फिर अब से पेमेंट लेंगे, विच एवर इज अर्लियर, उस बेस पे क्या कलेक्ट कर रहे हैं वो आपसे, टीसीएस। ओके, तो भी आप पर्सनल यूज मानो, क्योंकि आप शादी ब्याह में बल्क में कितनी ले लोगे, 2 पेटी 20 बोतल होती हैं, 30 पेटी हजम करना तो खुद नहीं होता है ज़्यादा कितनी पी जाएंगे, तो आप व्यापारी थोड़ी बन गए। अगर मान लो राम कुमार, राम का नाम तो क्यों ले वाइन में, मान लो मनोज कुमार के घर में शादी है, 40 बोतल वाइन की ले ली, तो मनोज कुमार क्या उसमें व्यापारी बन गया ना, घर में यूज़ करनी है, शादी ब्याह में यूज़ करनी है। वैसे आजकल तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है घर में भी यूज़ करने के लिए, ऐसे शादी ब्याह में लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं तो फिर परमिशन के बिना एक्शन हो सकता है। घर में पीना और बात है, लेकिन ऐसे किसी पैलेस में और इस तरह से परमिशन लेनी पड़ती है। चलो, तो मिस्टर एक्स घर के लिए नहीं बता रहा है, मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स वाइन मर्चेंट है, ये बात हमें बता रहा है। मिस्टर एक्स वाइन मर्चेंट है, ये चीज क्लियर कह रहा है। कह रहा है मिस्टर एक्स वाइन मर्चेंट है, लिकर खरीद रहे हैं लाख रुपए की रोइस वाइन कंपनी से। इन दिस केस रोइस कंपनी चार्ज करेगी 1,01,000, सही कह रहा है, लाख रुपए वाइन के प्लस 1% उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, वो टीसीएस के नाम से चार्ज करेंगे। तो कितने चार्ज करेंगे मिस्टर एक्स ट्रेडर से,
1,01,000 चार्ज करेंगे। और रॉयस कंपनी 1,01,000 लेगी, पैन नंबर पूछेगी किसका, मिस्टर एक्स व्यापारी का। व्यापारी पैन ना दे तो रॉयस कंपनी कितना टीसीएस चार्ज कर लेगी उसके ऊपर ज्यादा चार्ज कर लेगी। हाँ वो तो पैन नहीं देगा तो 5% कर लेंगे, ये चीज है। जस्ट अ मिनट। क्लियर। तो ये कह रहा है कि इस तरह से, और कोविड की कोई कंसेशन नहीं है वाइन मर्चेंट के केस में, कोविड की कोई कंसेशन नहीं है, 1% पूरा लगेगा। नीचे बॉक्स में कह रहा है, नीचे नोट है, पढ़ो क्वेश्चन में नीचे नोट क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मीनिंग बताया ना, जो मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल वर्क के अंदर कोई सामान जो है कटिंग या ब्रेकेज टूटा फूटा, वेयर एंड टेयर, वो सारा सामान जो रीयूजेबल नहीं है वो स्क्रैप होता है। अगर रीयूजेबल हो, दूसरे के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे हो, तो वो स्क्रैप नहीं माना जाता नॉर्मली, उस पे टीसीएस का रूल नहीं। और टीसीएस की रेट ये राउंड फिगर में ही है, मतलब इस पे कोई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या सरचार्ज नहीं जोड़ना, ये फाइनल रेट है। वैसे तो टीडीएस में भी सैलरी को छोड़ दें या 194E स्पोर्ट्समैन या नॉन रेजिडेंट को छोड़ दें, तो टीडीएस में भी कोई सरचार्ज या एजुकेशन सेस जोड़ा नहीं जाता था। पढ़ा था ना अपने, वो नहीं जोड़ा जाता था, ये बात अपन ने वहां की थी। तो वही बात कर रहा है ये, जस्ट अ मिनट। तो देखो सरचार्ज नहीं। और हाँ, जैसे वाइन मर्चेंट सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मान लो मिस्टर मनोज ने सरकार से ठेका ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 1 साल का वाइन का। सरकार कहती जी 1 साल तू वाइन बेच, इस हाईवे पे 2 करोड़ रुपए का लाइसेंस है वाइन बेचने का, परमिशन लेनी है सरकार से तो ही वाइन बेच सकते हो, ऐसे नहीं बेच सकते। आप किराने की दुकान नहीं है, मन किया दुकान में सामान बेचने लग गए, ओके। 2 करोड़ रुपए का सामान है, सरकार कहती है 2 करोड़ रुपए का लाइसेंस है, तो उसके ऊपर टीसीएस है? नहीं, वो कोई शराब थोड़ी खरीद रहे हो, सरकार आपसे परमिशन के ले रही है पैसे कि भाई तूने वाइन की दुकान खोलनी है तो हमसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन, उसके पैसे ले रही है। वो जो पैसा लेती है सरकार लाइसेंस फीस, उस पे कोई टीसीएस नहीं है। ये पेज नंबर 2 पे 3rd स्टार में ये बात बोल रहा है। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो, एक पार्टनरशिप फर्म इंपोर्ट किया हुआ लकड़ी बेच रही है किसको, इंपोर्टेड टिम्बर सेल कर रही है टू ट्रेडर, आगे व्यापारी को आगे बेचेगा, तो टीसीएस एप्लीकेबल है? हाँ। ये हमने कब पढ़ा कि लकड़ी इंडियन हो या फॉरेन की ना हो, लकड़ी है, टिम्बर है, चाहे लोकल हो चाहे इंपोर्टेड हो, टिम्बर बेच रहे हो ट्रेडिंग के लिए, फर्म वाले टिम्बर बेच रहे हैं, तो टीसीएस का रूल एप्लीकेबल है। और याद रखना यहां सीलिंग नहीं है कोई। क्या मैंने यहां कोई सीलिंग बताई कि व्यापारी इतने से ऊपर शराब खींचेगा खरीदेगा तो टीसीएस लगेगा? नहीं, यहां मैंने कोई सीलिंग नहीं बताई। आप वाइन कितने की भी खरीदें, टीसीएस का रूल आप पे क्या है, एप्लीकेबल है। बोलो किसी को भी डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें? टीसीएस का रूल एप्लीकेबल है। और टिम्बर खरीद रहे हैं, टिम्बर पे टीसीएस कितना है, टिम्बर पे टीसीएस 2.5 है, लेकिन 14 मई टू 31 मार्च 21 में कितना, 1.875। अगर बंदा पैन ना दे तो उसमें 2.5 का क्या हो जाएगा, डबल 5। उसमें कोई कोविड का कंसेशन नहीं है, पेनल्टी नेचर का है, वो डबल हो जाएगा बस। वाइन में भी 5 हो जाएगा क्योंकि 1% का डबल 2 रेट या 5% विच एवर इज हायर। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे सेक्शन 2061 किस चीज का है, यही 5 प्रोडक्ट हैं, इनको खरीदेंगे तो सेलर आपसे क्या वसूलेगा, टीसीएस। सेलर कौन, कंपनी होगी, सरकार होगी, हमेशा वसूलेगी, लेकिन इंडिविजुअल फर्म हुई, सोसाइटी हमेशा वसूलेगी।
लेकिन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हुए वो टीसीएस तभी काट सकते हैं जब 19-20 में उनकी टर्नओवर क्या हो, 1 करोड़ से ज्यादा। तो नेक्स्ट 206 सेक्शन 206C 1C, वो 1 था ना, ये 1C है। ये कह रहा है कि आप लीज पे दे रहे हो, लीज ऑफ टोल प्लाजा, टोल प्लाजा लीज पे दे रहे हो, पार्किंग लॉट दे रहे हो लीज पे, माइन या क्वेरी लीज पे दे रहे हो, आप पट्टे पे दे रहे हो लीज पे। अगर आप किसी को टोल या पार्किंग की जगह या माइन या क्वेरी लीज पे दे रहे हो, एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्ट नेचुरल गैस और पेट्रोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस की माइनिंग क्वेरिंग छोड़ दो, बाकी सब माइनिंग एक्सेप्ट, माइनिंग एक्सेप्ट नेचुरल गैस और पेट्रोल। अगर कोई सरकार किसी को पट्टे पे दे रही है कि गैस तू निकाल ले भैया, पेट्रोल तू निकाल ले, उसकी माइनिंग के राइट दे रही है, पट्टे पे दे रही है राइट, तो उस पे टीसीएस नहीं है। बाकी कोई पत्थर की खाने दे रही है सरकार या कोई भी बंदा माइन पे, माइनिंग कोयले की खाने सब पे पट्टा दिया जा रहा है तो टीसीएस है। टोल प्लाजा क्या, मान लो एक्स लिमिटेड का रोड कंस्ट्रक्शन किए इन्होंने एंड हैविंग राइट्स ओवर रोड अंडर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। ऐसा है, इन्होंने एक रोड बनाई है, सरकार ने इनको 10 साल के लिए रोड दे दी कि भैया 10 साल के लिए रोड का जो भी टोल है तुम लोगे, रोड तुम बनाओ। एक्स लिमिटेड ने पैसा लगाया, रोड बना दी। अब टोल कौन कलेक्ट करेगा? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को लगता है यार ये टोल कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है यार, लोगों को रोको, टोल कलेक्ट करो, लड़ाइयाँ करो लोगों से। वो कहता जी मैं उसका बेटा हूँ, उसका हूँ, ऐसे। तो एक्स लिमिटेड क्या करती है, लीज दे देती है 5 साल के लिए, लीज पे दे देती है, लीज ऑफ टोल प्लाजा टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को या मिस्टर एक्स को ये पट्टे पे दे देती है कि भैया तुम ऐसा करो, साल के हमें इतने पैसे दे दो, सारा टोल तुम ले लो। राइट किसका है? एक्स लिमिटेड का, सरकार के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रोड किसने बनाई है? एक्स। पर एक्स लिमिटेड सोचती है यार कौन टेंशन ले, इन्होंने करोड़ों रुपए में सेटिंग कर ली, किससे? एक्स से। मिस्टर एक्स को कह दिया या कोई पार्टनरशिप फॉर्म है या कोई कंपनी, उसको कह दिया कि टोल तुम कलेक्ट कर लो, हमें तो साल के इतने पैसे दे दो, सारा टोल तुम्हारा हुआ। तो ये जो पेमेंट देंगे लीज पेमेंट प्लस क्या देंगे? ये टीसीएस टू लेसर कौन है? एक्स लिमिटेड। लेसी कौन है? ये लेसी है, लेसी मिस्टर एक्स टोल पट्टे पे ले रहा है, टोल प्लाजा या पार्किंग की जगह। मान लो एक्स लिमिटेड ने रोड नहीं बनाई, एक्स लिमिटेड के पास, या मान लो किसी भी बंदे के पास एक खाली प्लॉट है किसी बहुत बढ़िया लोकेशन पे, बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन के नज़दीक, उसने चारों तरफ बाउंड्री बनाई, गेट लगाया, नीचे पक्का करवाया। अब वो पार्किंग की जगह बनाता है और वो सोचता है यार बड़ा मुश्किल काम है यार, लोगों से क्या है 20-20, 50-50 करके पार्किंग के पैसे इकट्ठे करना, बहुत दिक्कत वाला काम है। वो कहता है जी ठेके पे ही दे दो, लीज पे दे दो। सामने वाले को कहता है साल के बोल क्या देगा, ये जगह मेरी हुई, सारा तैयार है, अब तू इसको संभाल, अपने आप बंदे रख, मुझे साल के कितने देगा? वो कहता है जी मैं आपको दूंगा 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए के साथ वो कहता है जी तेरे से मैं क्या लूंगा? टीसीएस कलेक्ट करूंगा 2%। इसमें टीसीएस की रेट कितनी है? इसमें टीसीएस की रेट है 2%, लेकिन जो कोविड की रेट चल रही है वो कितना कर देगी इसे? 1.5%। कोविड की रेट जो है वो कम हो जाएगी 25%, 1.5%। वैसे रेट है बेसिक 2%। पार्किंग के लिए दो कोई जगह, या फिर कोई रोड का टोल प्लाजा दो, या फिर माइनिंग या क्वेरिंग के राइट आगे किसी को आप देते हो, तो उस केस में आप जो पैसे लोगे साल बर साल, उस पर क्या लेना साथ में? टीसीएस। मान लो अगर आप 1 करोड़ ले रहे हो तो साथ में 1.5 लाख का क्या ले लो सामने वाले से? टीसीएस। पार्किंग की लोकेशन बहुत अच्छी है, बड़ी मेट्रो स्टेशन के पास है, या एयरपोर्ट की पार्किंग है मान लो बंदे के पास, एयरपोर्ट के पास, उस पर तो बहुत इनकम आएगी, एक दिन का गाड़ी का 500-500-700 रुपये लेते हैं,
तो उसने 1 करोड़ रुपए लीज पे दिया पार्किंग लॉट, तो सामने वाला 1 करोड़ के साथ क्या देगा टीसीएस 2 या 1.5%। कोरोना रेट है 1.5%, वैसे 14 मई के बाद वैसे रेट है 2%। तो इस तरह से 1.5 लाख रुपए टीसीएस भी लेके सरकार को जमा करवाना, मालिक लेसर लेगा लेसी से लीज राइट के अगेंस्ट टीसीएस। समझ आई बात? लेकिन ये नेचुरल गैस या पेट्रोल निकालने के पट्टे पे माइनिंग वगैरह के लिए दी जाती है, ऑयल वेल वगैरह, तो उस पर क्या है टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। और पत्थर की खाने हैं और आपने लीज पे दे दी तो उस पर टीसीएस एप्लीकेबल है। क्लियर है बात? तो पढ़ो। और यहां भी रेट क्या है, अगर वो सामने वाला पैन नहीं देता तो 2% का डबल करो 4 या 5%, विच एवर इज हायर। पैन नहीं नंबर नहीं देगा तो टीसीएस की रेट क्या हो जाएगी 5% हो जाएगी। तो पढ़ो सेक्शन 206C1C क्या कह रहा है, ये कह रहा है हर पर्सन जो लीज पे दे रहा है, लाइसेंस पे कह लो या लीज पे, क्या कर रहा है राइट ट्रांसफर कर रहा है पार्किंग के, टोल प्लाजा के, जमीन से कुछ निकालने के राइट के, तू निकाल ले ग्रेनाइट, ये ले पट्टे पे दे देता हूं तेरे को क्वेरी जो है कोयले की क्वेरी या ग्रेनाइट की जो भी, किसी को दे रहा है अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी को इसमें माफ कर दिया गया कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी को पट्टे पे टोल प्लाजा या पार्किंग लॉट या माइंस देते हो तो छोड़ो, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। इस सेक्शन का 206C1C नॉट एप्लीकेबल इफ लेसी इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उस पे नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर मतलब जैसे सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, सीधी बात है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, कई कंपनी है ना, शिपिंग कंपनीज है कुछ, तो वो क्या है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी नहीं, पब्लिक सेक्टर कंपनी कह रहा हूं। पब्लिक सेक्टर मींस अंडर, पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ, कंपनी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं उन पे नहीं। यानी जो सरकार की कंपनीज हैं वो पट्टे लेती हैं सरकार से, जमीन से कोयला निकालने के और चीज़ों के, माइनिंग के, टोल के या पार्किंग के, तो वो सरकार की कंपनी पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। जो भी पट्टे पे दे रहा है वो टीसीएस नहीं लेगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे गवर्नमेंट कंपनी होगी या सेमी गवर्नमेंट कंपनी कह लो, वो वाली कंपनी पे टीसीएस एप्लीकेबल। आम पब्लिक कंपनी नहीं कह रहा मैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी कह रहा हूं, जो पब्लिक सेक्टर में चल रही हैं उन लोगों पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बता रहा है हर पर्सन को टीसीएस लेना है, पार्किंग, टोल प्लाजा, माइन क्वेरी के राइट किसी को दे रहा है लीज पे तो वो, और कब लेना है, वही 2 केस मैंने बताया इस चैप्टर में जहां पे पेमेंट बेसिस पे टीसीएस है। एक तो 206C1F कार की सेल परचेज पे, उसमें रिसीट बेसिस पे जब पैसे मिलेंगे तब, या 206C1H 50 लाख रुपए से ऊपर का माल किसी एक बंदे को साल में बेचते हो तो उस पे भी टीसीएस एप्लीकेबल है 0.1%, वो भी रिसीट बेसिस पे, जब पेमेंट आएगी तब कटेगा। बाकी सारे में इस चैप्टर में क्या रूल है, जब बुक्स में बायर को या लेसी को डेबिट करोगे या फिर जब पेमेंट रिसीव होगी, विच एवर इज अर्लियर। मैंने 2 रूल बता दिए जहां रिसीट बेसिस पे टीसीएस है, एक तो गाड़ी की सेल परचेज 206C1F और एक सामान 50 लाख से ऊपर बेचा उसकी पेमेंट आती है 206C1H, नया सेक्शन है इस साल इंसर्ट हुआ है। उनमें रिसीट बेसिस पे जब आएंगे तब टीसीएस। बाकी सब में 206C1 या 1C सब में क्या है 1G भी आएगा, अर्लियर का रूल है। बुक्स में एंट्री डेबिट करो बायर को या लेसी को, या फिर जब रिसीट होगी पेमेंट तब, विच एवर इज अर्लियर, वो रूल है, वो याद दिला रहा है। रेट कितनी है बता रहा हूं, पार्किंग लॉट पट्टे पे दोगे तो भी 2%, टोल प्लाजा 2%, माइनिंग क्वायरिंग दे रहे हो पेट्रोल और नेचुरल गैस के अलावा किसी चीज की तो भी 2। कोविड की रेट सेक्शन 206C10A के अकॉर्डिंग कितनी लग जाएगी 25% कम, 1.5, 1.5, 1.5। और अगर वो पैन नंबर नहीं देगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, इसका डबल यानी 4 या फिर 5%, विच एवर इज हायर। कितने परसेंट टीसीएस लगेगा 5% टीसीएस लगेगा। बोलो किसी को भी डाउट, 206C1C के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, 206C1C में या 206C1 में, 1 में तो तेंदुलीव, लिकर, टिम्बर, आयरन और कोल या इग्नाइट या फिर स्क्रैप,
उनकी सेल कर रहे हैं तो सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करता था। रेट अलग अलग थी। स्क्रैप में कोल या इग्नाइट या लिकर में 1% था, टिम्बर में 2.5 बेसिक रेट जो थी, और तेंदुलीव में 5% थी। लेकिन ये रेट 25% शराब वाले में कम नहीं होती, बाकी में कोविड रेट 25% कम हो जाएगा। पैन ना देने पे डिफॉल्ट का रूल यहां भी वही है, वहां भी डबल या 5% विच एवर इज हायर। क्लियर है? दो सेक्शन क्लियर है, 206C1 और 206C1C। ये लीज पे देने हैं पट्टे पे, सुन लो, ये पट्टे पे देना है, पार्किंग की जगह साल भर के लिए, ऐसे तब है ना कि पब्लिक से ला भाई 40 रुपए 7 रुपए टीसीएस ला। एक बंदा आपके यहाँ पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी करता है, उस पर थोड़ी टीसीएस लगाना है कि भैया 40 रुपए पार्किंग के चार्जेस प्लस 1% 2% टीसीएस 80 पैसे। कहाँ पॉसिबल है? उस पे नहीं है। ये तो जिसकी जगह है वो पट्टे पे देता है। एक स्टूडेंट कहता है मान लो लीज पे देता ही ना, मान लो मेरा प्लॉट है बहुत बड़ा, मैं लीज पे देता ही नहीं, मैंने बंदे रख दिए, वो लोगों से खर्चा इकट्ठा कर रहे हैं पार्किंग का, तो क्या टीसीएस का रूल एप्लीकेबल है? नहीं। ये तो एप्लीकेबल तब है जब आपकी जगह है, आप खुद वो कलेक्शन करना नहीं चाहते टीसीएस की, आपने किस पे दे दिया? वो लीज पे दे दिया है, उस केस के अंदर टीसीएस का रूल एप्लीकेबल। क्लियर है बात? किसी को भी डाउट? क्लियर? तो टीसीएस का रूल कब एप्लीकेबल होगा आपको समझ आ गया। पैन का रूल, कोविड की रेट समझ आ गई। आगे चलते हैं। टोटल 5 कैटेगरी का है, इसमें 2 हो गई हैं टीसीएस की कैटेगरी, और तीसरी तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 206C1, 206C1C और 206C1F। ये कार वाला है, कार सोल्ड ओवर ₹10 लाख कंसीडरेशन, और टीसीएस एट द रेट कितना? 1%, और पेमेंट या रिसीट बेसिस पे टीसीएस कलेक्टेड। और कोविड रेट एप्लीकेबल है। हाँ, कोविड रेट लगाएं तो कितना हो जाएगा? कोविड रेट लगाएं तो 0.75%, और अगर पेन नहीं देते तो डबल द रेट कितना हो जाएगा? 1 का 2 या 5% विच एवर इज हायर। तो विदाउट पेन रेट क्या हो जाएगा? विदाउट पेन टीसीएस कितना हो जाएगा? 5%। ये मैंने अभी बताया था। कार लग्जरी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कार मतलब कार, कमर्शियल व्हीकल नहीं, ट्रक खरीदा तब नहीं। यहां पे वर्ड है कि मोटर व्हीकल, अच्छा मोटर व्हीकल कोई भी हो, यस यस यस, लग्जरी हो या ना हो ये मैटर नहीं, मोटर व्हीकल कोई भी। मोटर व्हीकल से मतलब है टू व्हीलर कवर नहीं होगा। वैसे तो टू व्हीलर जो है नॉर्मली इतने महंगे होते ही नहीं 10 लाख से ऊपर, एक्सेप्शन हो सकता है कोई, नॉर्मली नहीं। तो ये मोटर व्हीकल की बात करता है, कार हो या बड़ी वैन हो, बस हो, कुछ भी मोटर व्हीकल 10 लाख से ऊपर, लग्जरी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तब कटता है ये टीसीएस। कितने %? लेकिन ये कब कटेगा? ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं आप डिटेल में। ये वाला सेक्शन क्या कहता है? ये वाला सेक्शन, कार परचेज्ड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, यानी कार जो है पर्सनल यूज करने के लिए खरीदी है, बिजनेस यूज, या तो पर्सनल यूज या फिर किस लिए? बिजनेस यूज, नॉट ऑफ हायरिंग बिजनेस। हाँ, बिजनेस पैसेंजर कैरी वाला ना हो। जो लोग पैसेंजर कंपनी है जिसका काम क्या है? किराए पे सवारियों को ले जाना, उस पर्पज से बस खरीदी है तो उस पर ना काटा जाए टीसीएस। लेकिन आपने एक स्कूल वैन खरीद ली स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए, सवारियां तो नहीं लेके जाते, ये आपने बिजनेस में कार खरीदी आपने इधर उधर आने जाने के लिए, तो उन कारों पे है पर्सनल यूज या बिजनेस में यूज। मैं सीए हूं पर मैंने कार ले ली, मुझे ऑडिट करने इधर उधर जाना है, 12 लाख वाली कार, तो मैं एजेंसी से खरीदूंगा, एजेंसी टीसीएस चार्ज करेगी कितना? 1%। वैसे कोविड रेट 0.75, घर के लिए या दुकान के लिए खरीदी। पर जिन लोगों ने सवारियां लेके जानी है, बस खरीदी पैसेंजर को ले जाने के लिए, उस पर टीसीएस माफ कर रखा है। पैसेंजर को कैरी करने के लिए आप बस खरीदते हो तो वो माफ है।
क्लियर, एक्सेप्शन मैं पढ़ लूंगा नेक्स्ट पे, बाहर कौन कौन नहीं। हाँ, पैसेंजर कैरी करने वाले पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, वैसे भी नॉट फॉर हायरिंग बिजनेस या पैसेंजर कैरिंग बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी को बख्श दिया है। यानी हरियाणा रोडवेज वाले, हरियाणा रोडवेज या पेप्सू रोडवेज अगर ये पैसेंजर कैरी करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं या सरकारी डिपार्टमेंट है, इनको माफ़ कर दिया जाए अगर ये बस पैसेंजर को कैरी करने के लिए खरीदते हैं। राम कुमार बस खरीदता है पैसेंजर को ले जाने के लिए, तो राम कुमार पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, उस पर टीसीएस का रूल एप्लीकेबल है। कौन खरीदे, आम कंपनी खरीदे तो भी टीसीएस का रूल एप्लीकेबल है, जो पैसेंजर ही ढोने का काम है तब भी। लेकिन किसको माफ है, पैसेंजर कैरी करने हैं, वो भी किसने, पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी सरकारी या सेमी गवर्नमेंट कंपनी वाले या सरकारी डिपार्टमेंट वाले अगर वो खरीदते हैं बसें पैसेंजर ले जाने के लिए तो माफ है, या कोई भी व्हीकल कोई भी पैसेंजर ले जाने के लिए तो माफ है। हाँ, प्राइवेट वाला है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं, वो बसें खरीदेंगे पैसेंजर ले जाने के लिए, उन पे टीसीएस एप्लीकेबल है। हम लोग खरीदें कारें तो भी टीसीएस एप्लीकेबल है। यानी कार खरीदनी है बिजनेस में यूज या पर्सनल यूज, कारें बेचने का काम नहीं है, कार या व्हीकल ट्रेडिंग नहीं, नॉट फॉर व्हीकल ट्रेडिंग बिजनेस। मतलब आप बताना मुझे, मान लो हुंडई कंपनी है, हुंडई कंपनी, ये राजा मोटर नाम से कार एजेंसी है, कार एजेंसी, हुंडई कंपनी इनको कार बेच रही है, कार सोल्ड कितने की, 15 लाख की। इस पे टीसीएस एप्लीकेबल है कि नहीं बताओ, इस पे टीसीएस एप्लीकेबल है। हुंडई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेलिंग कार टू राजा मोटर कार एजेंसी, ये क्या है, ट्रेडर है, कारों के व्यापारी हैं, कार आगे बेचेंगे, कार बोट फॉर फर्दर सेल, इनका बिजनेस ही कारें बेचने का है, यानी इनके लिए तो कार क्या है, गुड्स है, गुड्स बोट फॉर फर्दर सेल, तो इन पे नो टीसीएस एप्लीकेबल, इन पे कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। और इंडिविजुअली है, जितनी कारें खरीदोगे इंडिविजुअली देखना है, जब जब कार 10 लाख से ऊपर की खरीदोगे उस पर टीसीएस एप्लीकेबल है। बताना आप मुझे बताना, मैंने हुंडई कंपनी से 2 कारें खरीद ली, मुझे मेरे बिजनेस में मेरे और मेरे स्टाफ के लिए चाहिए। एक कार आई 15 लाख की, एक आई 8 लाख रुपए की। मैंने 2 कारें खरीदी हैं, एक 15 और एक 8 लाख, 24 लाख। क्या 24 लाख पे टीसीएस 1% लगेगा? नहीं, 2 बिल कटेंगे अलग अलग, एक कार अलग मॉडल है और एक कार अलग मॉडल है। तो भैया इंडिविजुअली कार बाय ईच कार देखना है, 10 लाख से ऊपर होगी तो टीसीएस का रूल एप्लीकेबल है। ऐसा कोई रूल नहीं साल की टोटल कितनी कारें खरीदी देखे ना, ईच बाय ईच हर कार को देखना है। 10 लाख से ऊपर है उस पर 1% टीसीएस का रूल एप्लीकेबल होगा, अगर 10 लाख से ऊपर नहीं तो टीसीएस का रूल एप्लीकेबल भी नहीं है। 2061F समझ आया? तो पढ़ लो यहाँ पे क्या कहता है। और एक अच्छी बात, इस पे टीसीएस कब कटेगा? रिसीट बेसिस पे, टीसीएस टू बी कलेक्टेड। इस केस में कब? रिसीट बेसिस पे। विच एवर इज अर्लियर की स्टोरी नहीं है यहाँ, ये बता रहा है टीसीएस रिसीट बेस पे लगेगा। क्लियर? तो एग्जांपल दे रहा है यहाँ, मोटर व्हीकल वर्थ रुपीज कितने का है? 20 लाख का। इज सोल्ड, कब बेचा आपने? पढ़ो। और पेमेंट थोड़ी थोड़ी आए, जब मर्जी आए। कार 10 लाख से ऊपर की है ना तो उस पर टीसीएस लगेगा, चाहे कैश आए चाहे आधे चेक से आए, कोई दिक्कत नहीं है। टीसीएस एप्लीकेबल है, जब जब पेमेंट आएगी तब तब टीसीएस का 1% चार्ज कर लेना। पर कोरोना की वजह से रेट क्या है? 1 की 0.75 हो सकती है, पैन नहीं दोगे तो ये क्या हो सकती है? 1 का 2 या 5%, विच एवर इज हायर। कितनी हो सकती है? 5%। चलो पढ़ो क्या कह रहा है। हर पर्सन जो सेलर है, सेलर मैंने बताया ना, सेलर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो कब काटता है टीसीएस? सेलर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसकी बीते साल टर्नओवर क्या हो? 1 करोड़ से ज्यादा तो टीसीएस। कारों की एजेंसी, ट्रकों की एजेंसी के लिए तो मुझे लगता है 1 करोड़ ज्यादा ही नहीं, क्योंकि जो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां या ट्रक या बसें बेचेगा तो उसकी तो 8-10 बिकते करोड़ से क्रॉस हो जाएगी। तो 1 करोड़ से नीचे वाला हो शायद चांस कम है, इसलिए टीसीएस काटेंगे ही मान के चलो। चलो क्या कहता है, अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो मोटर व्हीकल की 10 लाख से ऊपर
जब पेमेंट कलेक्ट करोगे तब 1% टीसीएस ले लेना अगर वो व्हीकल 10 लाख से ऊपर का है, पर कोरोना रेट 0.75 भी एप्लीकेबल है। टीसीएस बाहर से कलेक्ट कब करना है, रिसीट ऑफ पेमेंट, चाहे कैश आए चाहे चेक से आए। एग्जाम्पल देखना नीचे पेज नंबर 3 पे बॉटम पे देखो, एक एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है नोट्स में, मोटर व्हीकल 25 लाख रुपए वाला बेचा 14 मई के बाद, यानी कौन सी रेट लगेगी, 14 मई 2020 के बाद, कोरोना वाली 0.75, ओके 1% की जगह 0.75। 25 लाख का व्हीकल बेचा, 2 किश्तों में पैसे आ रहे हैं, 7 लाख रुपए तो बुकिंग के वक्त, एट बुकिंग कितने रुपए आ रहे हैं, 7 लाख। और फिर कह रहा है जी लेटर कितने आ रहे हैं साल में, 18 लाख। 25 लाख रुपए की कार है, कार सोल्ड फॉर कितने की बेची, 25 लाख। ट्रक है, कार है, बस है, कुछ भी, बस बसें पब्लिक सेक्टर की किसी पैसेंजर को कैरी करने वाली कंपनी को ना बेची हो, क्योंकि वो माफ है। जैसे हरियाणा रोडवेज डीटीसी को बस बेची, डीटीसी तो है ही क्या, सरकार की, दिल्ली सरकार की डीटीसी, तो डीटीसी की बसें, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीदती है बसें, तो वो सरकार के सेक्टर में आती है कंपनी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसको क्या है टीसीएस चार्ज नहीं होता। प्राइवेट वाले बसें खरीदेंगे तो उस पर टीसीएस है। तो इस पे आप 0.75 एक बार कर लो और 0.75 एक बार कर लो, तो कितना टीसीएस हो जाएगा, कर लो कितना कितना हो जाएगा, 7 लाख का 0.875% करो, कितना हो जाएगा, 7 लाख का 0.75, 5250। इस पे कितना हो जाएगा, 18 लाख पे 0.75, 13,500, दोनों मिला के 18,750 का क्या हो जाएगा टीसीएस। ये आपको क्या देना पड़ेगा, कार के 25 लाख के साथ 25 लाख प्लस कार का कंसीडरेशन प्लस 18,750 क्या देना पड़ेगा, टीसीएस। ये पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, ये आपको हर हाल में चुकानी है। समझ आई बात। 206C1F यही बात कह रहा है कि इस तरह से टीसीएस चार्ज किया जाएगा। बोलो, क्योंकि पेमेंट 10 लाख से ज्यादा है। सारी कारों की रिटेल सेल है, यानी मैन्युफैक्चरर अगर ट्रेडर को देता है उस पे नहीं, मैं कह रहा हूं ना, वो तो आगे बेचेगा। बंदा कहता है जी एक होलसेलर है कारों का, वो रिटेलर को दे रहा है, तब भी नहीं। मतलब मेरा कहने का, जो ये बिजनेस करने, गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, वो एक दूसरे पे टीसीएस चार्ज नहीं करेंगे। गाड़ी तो दुनिया को बेची यूज करने के लिए, चाहे बिजनेस में यूज करें चाहे घर में यूज करें, उस पे टीसीएस है, सीधी बात। रिटेल में सेल करनी है पब्लिक को आपने, उस पे टीसीएस है। पब्लिक मतलब कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई अपना इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, कुछ भी हो सकता है। रेट क्या है, 1%, कोरोना की वजह से 0.75%। कार लग्जरी हो या ऑर्डिनरी या ट्रक को कोई चक्कर नहीं है, टीसीएस की रेट क्या है वही रहेगी, रूल सेम रहेगा। इंडिविजुअली देखना है आपको, ये नहीं देखना कि साल की पेमेंट कितनी है। समझ आई बात ये, कोई भी डाउट। अब सेलर का मीनिंग क्या है, ये जो अब तक सेक्शन पढ़े अपन, ये 3 206C1, 1C और 1F। तेंदुली लिकर वाला 1C किसका है, पार्किंग लॉट या टोल प्लाजा या फिर माइनिंग और क्वेरी ऑफ मिनरल्स, उसके लिए दी, तो उस पर 206C1C। 206C1F किसका है, व्हीकल का, कोई भी व्हीकल है, कार है, ट्रक है, कोई भी व्हीकल 10 लाख से ऊपर वाला, उसके ऊपर लगता है। ठीक है, आपने ये सेक्शन पढ़ा, ये वाला सेक्शन क्लियर। अब इन सब में सेलर कौन हो सकता है, देखो सेलर, इन सब में सेलर का मीनिंग क्या है ये बता रहा है। सेलर कौन हो सकता है, सेलर, इन सब में सेलर, सेलर मीन बता रहा है। सेलर मीन गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट टीसीएस लेगी, हाँ। सरकार लकड़ी बेच रही है किसी को, मैन्युफैक्चरर ना होना नीचे चाहिए, मैन्युफैक्चरर हुआ तो वो फॉर्म 27C पे डिक्लेरेशन दे देगा, फिर नहीं काटेंगे। कोई भी लकड़ी बेच रही है किसी को, तेंदुली बेच रही है सरकार, या आयरन ओर बेच रही है, तो सरकार भी टीसीएस लेगी। स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपलिटी दे रही है, टोल प्लाजा का लीज दे रही है, या फिर वो कोई सामान बेच रही है इनमें से कोई, तो वो भी टीसीएस कलेक्ट करेगी। कोई कॉरपोरेशन है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी लेंगे। कोई कंपनी फर्म या सोसाइटी है, वो भी लेंगे। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ कब, जब उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो। प्रोफेशन पे एप्लीकेबल ही नहीं। प्रोफेशनल आदमी क्या ये चीज़ें थोड़ी करता है, डॉक्टर एडवोकेट ये चीज़ें देगा क्या, कारें बेचेगा क्या, क्या वो किसी को तेंदुली या शराब बेचेगा, कोयला बेचेगा, नहीं।
तो मान के चलो इसमें क्या काम आता है, 1 करोड़ का रूल, कि 1 करोड़ से ऊपर बीते साल 19-20 की टर्नओवर हो तो देन यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट, डिडक्ट वर्ड ना लगाओ, कलेक्ट वर्ड लगाओ, देन यू आर एलिजिबल टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम बायर या लेसी या व्हीकल के बाहर से टीसीएस ले सकते हो। तो कौन हो सकता है सेलर? सेलर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट के अंडर आने वाले कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ जगह पब्लिक सेक्टर कंपनी माफ हुई हैं, चलो वो 2061C के अंदर अपन ने पढ़ा था, ठीक है, या फिर वो किराए पे बसें चलाते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी वाले, तो वो बाहर हो, अगर वो बाहर हो या लेसी हो तो उन पे टीसीएस नहीं। सेलर तो कोई भी हो सकता है, सेलर चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी वाली क्यों ना हो तो भी ये टीसीएस कलेक्ट करेंगे, सेलर कोई भी हो सकता है। चलो बार कौन, बार का मीनिंग देखना, 2061 में बार कौन है, अपन ने पढ़ा ना 2061, यानी इसमें क्या बेचता है, कोई खरीदता है, तेंदुलीव, वाइन, टिम्बर, स्क्रैप या कोल और आयरन और वगैरह, उसके अकॉर्डिंग बार कौन है? कहता है कोई भी पर्सन जो ऑक्शन में खरीदता है या टेंडर में खरीदता है या किसी और मोड से खरीदता है वो बार है, लेकिन इट डजंट इंक्लूड, बार की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी वाले लोग, हाई कमीशन वाले, लिगेशन, कॉन्सुलेट के लोग जो वीजा बनाते हैं, हमारे मेहमान हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन स्टेट, फॉरेन वाले या क्लब वाले, क्लब भी है वो, देखो क्लब वाले अगर वो तेंदुलीव या वाइन या टिम्बर या कोल, आयरन और या स्क्रैप खरीद रहे हैं, कौन? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, फॉरेन स्टेट कोई क्लब हो गया, ये सारे, या फिर ये वीज़ा ऑफिस के लोग ये सब खरीद रहे हैं, वीज़ा ऑफिस, हाई कमीशन के लोग, कॉन्सुलेट के लोग, तो ये क्या है, सारे बख्श दिए गए, इनको बार ना मानना जाए, मतलब इन पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। हाई कमीशन ये उसी से रिलेटेड है, वीज़ा ऑफिस से, कॉन्सुलेट कह लो, हाई कमीशन कह लो, एम्बेसी के लोग कह लो, ये उसी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर कंपनी, फॉरेन स्टेट या क्लब, ये सब लोग क्या है, बार में इंक्लूड नहीं, यानी अगर ये लोग कुछ भी खरीदेंगे इनमें से, तेंदुलीव, शराब, कोयला, टिम्बर, तो उस पर टीसीएस नहीं। वाइन तो हाई कमीशन या कॉन्सुलेट वाले खरीद सकते हैं, वाइन कोई टीसीएस नहीं। चलो कहता है एक बार है इन रिटेल सेल ऑफ सच गुड्स परचेज बाय हिम फॉर पर्सनल कंजम्पशन, बता दिया वो तो पहले ही कि भाई अगर ये 2061 सेक्शन है, कोई शराब घर में ले जाने के लिए खरीद रहा है, खुद के पीने के लिए, कोयला खुद की किचन के लिए खरीद रहा है, तो उस पर टीसीएस का रूल एप्लीकेबल नहीं। ये बात ब्रैकेट में लिखी है कि वाइन की कुछ बोतल ले गया घर में यूज के लिए, वे बेचने के लिए नहीं, ट्रेडिंग नहीं करेगा, तो उस पर टीसीएस नहीं, क्योंकि 2061 लगता ही कब है, जब कोई माल क्यों खरीद रहा है, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहा है तो टीसीएस नहीं, घर में यूज के लिए खरीद रहा है पर्सनल कंजम्पशन तो टीसीएस नहीं। ये लगता है अगर बिजनेस करने के लिए खरीद रहा है, लकड़ी क्यों खरीद रहे हो, काठ मंडी में आपका लकड़ी का बिजनेस है, मान लो लकड़ मंडी में मेरा लकड़ी का बिजनेस है, मैं बल्क में 4 ट्रक भर के लकड़ी के खरीद रहा हूँ, कटिंग करके दुनिया को बेचूंगा, तो मेरे पे वो सामने वाला क्या चार्ज करेगा, टीसीएस। चाहे वो सरकार बेच रही है लकड़ी तो भी क्या चार्ज करेगी मुझ पे, टीसीएस। ये चीज कह रहा है, क्लियर। बार 20C1F में बार कौन है, 1F में बार कौन है, जो व्हीकल किस लिए खरीद रहा है, पर्सनल यूज या बिजनेस, उल्टा हो गया। इसमें तो क्या था, पर्सनल होम कंजम्पशन के लिए खरीदोगे टीसीएस नहीं, इसमें टीसीएस है ही कब, या पर्सनल यूज के लिए खरीदोगे, बेचने के लिए खरीदोगे, व्यापार करने के लिए तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं, बिल्कुल उल्टा हो गया। उसमें बिजनेस के लिए खरीदोगे तो है, इसमें बिजनेस है आपका गाड़ियों का तो खरीद रहे हो तो नहीं है, उल्टा दुकान है में यूज करने के लिए, घर में यूज करने के लिए गाड़ियां खरीद रहे हो, ट्रक खरीद रहे हो, तो उस पर टीसीएस एप्लीकेबल है। ये चीज है, तो बता रहा है बार कौन, कहता है जो सामान खरीद रहा है, व्हीकल खरीद रहा है, पर उसमें क्या सेल में, गुड्स में, जैसे भी खरीद रहा है, कौन इंक्लूड नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन के लोग, लिगेशन, कोई कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और फॉरेन स्टेट, ये लोग आते नहीं, फॉरेन स्टेट के टीम आती है, रिप्रेजेंटेशन आता है, वो लोग भी खरीदते थे वाइन और ये चीजें, तो टीसीएस नहीं। वो लोग कार खरीदने 10 लाख से ऊपर की, उस पर भी टीसीएस नहीं। मान लो इंडिया में वीजा ऑफिस बना हुआ है इटली का,
इटली के कॉन्सुलेट में बैठे हुए लोग क्या एक कार खरीद रहे हैं, उनको चाहिए 15 लाख वाली, तो आप टीसीएस चार्ज मत करना, माफ है ये लोग। स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है, एम्बेसी, हाई कमीशन के लोग, कॉन्सुलेट के लोग, तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। लोकल अथॉरिटी वाले, म्यूनसिपलिटी वाले व्हीकल खरीद रहे हैं, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। पब्लिक सेक्टर कंपनी पैसेंजर को कैरी करने के लिए व्हीकल खरीद रही है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था डीटीसी का, दिया था ना एग्जांपल डीटीसी का दिया था, ठीक है, उस पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। तो अदर वर्ड्स पेज नंबर 5 पे बता रहा है, कह रहा है कि ये लोग बाहर है ना तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, एम्बेसी के लोग, कमीशन, कॉन्सुलेट, फॉरेन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी एटसेट्रा, उन लोगों पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं था नॉर्मली। क्लियर? ये तो लास्ट टाइम भी थे, 3 सेक्शन हो गए हमारे 206C तक, ये हो गया। अब देखो इसमें इस साल 2 सेक्शन और ऐड किए गए, अमेंडमेंट ला के, अच्छी अमेंडमेंट हुई बड़े स्केल पे इस चैप्टर में। टीडीएस टीसीएस में अपडेट होता ही रहता है, हर साल छोटे छोटे टॉपिक ऐड होते रहते हैं। 206C1G, 206C1G, ये सेक्शन क्या कहता है? 206C1G, अगर आप किसी को क्या बेचते हो? फॉरेन करेंसी, यानी आप किसी बंदे को फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करते हैं, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया लिबरल रेमिटेंस स्कीम में। डीलर है, डीलर करेंसी का डीलर है, डीलर क्या करता है? रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया अंडर लिबरल रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। आरबीआई की एक स्कीम है पैसा भेजने से रिलेटेड, सरकार की परमिशन के अंडर। अगर आपको फॉरेन पैसा भेजना है और एक डीलर भिजवाने में हेल्प कर रहा है, क्या भिजवा देंगे जी? जैसे डीलर कौन है ये? जैसे कि ये फॉरेन एक्सचेंज के डीलर है, जैसे मनीग्राम वाले या वेस्टर्न यूनियन वाले एक्सेट्रा, एग्जांपल है ये लोग क्या करते हैं? आप मान लो एक बच्चा फॉरेन में कनाडा में पढ़ता है, उसने घर वालों को फोन किया जी 15-20 लाख रुपए भेजो, काम नहीं चल रहा, दिक्कत आ रही है। तो यहां पेरेंट्स क्या करेंगे? इनको पैसा देंगे डीलर को, डीलर ये पैसा भिजवाने का इंतजाम करेगा कनाडा में, क्या लेगा? कमीशन। अगर तो ये डीलर पैसा ले रहा है सामने वालों से, जो कि कहां भेजना है? कनाडा, 7 लाख तक है। रेमिटेंस कितने की है? रेमिटेंस अप टू 7 लाख माफ एग्जाम, उस पे टीसीएस नहीं है, नो टीसीएस। अगर रेमिटेंस 7 लाख तक की है कोई टीसीएस नहीं। अगर 7 लाख से ज्यादा है, रेमिटेंस ओवर 7 लाख, 7 लाख से जितना अमाउंट ज्यादा है उस पे टीसीएस 5% है। विदाउट पैन बात करोगे तो ये रेट क्या हो जाएगी? बढ़ के 10% हो जाएगी। क्लियर? तो 7 लाख, मान लो कि राम कुमार ने वेस्टर्न यूनियन वालों को, राम कुमार ने 10 लाख रुपए दिया रेमिटेंस के लिए, 10 लाख फॉर रेमिटेंस, कि हमारा बच्चा कनाडा में, उसको भेज दो 10 लाख रुपए। तो टीसीएस कितना लेंगे? ये 10 लाख में 7 लाख तो माफ है, 3 लाख रुपए जो बचे ना, उस पे 5% कितना वसूल लेंगे? 15,000। पैन नहीं दोगे तो आपके पैन पे जमा करेंगे, पैन नहीं दोगे तो डबल कर देंगे रेट। कितनी हो जाएगी? 10%। बोलो कोई डाउट इसमें? कोई रूल इसमें? डाउट? पैन जरूर दे देना इसमें। और इसमें कोविड रेट वाला कंसेशन नहीं है, पैसा फॉरेन में भेज रहे हो, कोई कोविड रेट का कंसेशन नहीं है। और देखो, अगर ये रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, डीलर के थ्रू आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ एजुकेशनल लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वही मीनिंग है जो मीनिंग आपका 80E वगैरह में पढ़ते रहते हैं, बैंक हो गए और लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन, वहां से लोन ले रहा है बेचारा, बच्चे को भेज रहा है, तो उस केस में टीसीएस की रेट कितनी कर दी जाए? 0.5%। 0.5%, बहुत कम कर दी, 1/10 कर दी, 1/10, 0.5। कहाँ 5% था, कहाँ रह गया क्या? 0.5%।
बहुत कम कर दी गई। लेकिन कब, जैसे मान लो राम का बच्चा पढ़ता है कनाडा, राम ने 15 लाख रुपए भेजना है, पर राम के पास पैसे नहीं हैं, उसने किसी बैंक से 15 लाख का लोन पास करवाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और ये वेस्टर्न यूनियन के थ्रू बाहर भेज रहा है, तो 15 लाख किसको देगा? वेस्टर्न यूनियन को। तो वेस्टर्न यूनियन उस पर टीसीएस कितना काटेगा? 5% नहीं बल्कि 0.5% करना। कितना हो जाएगा? जो भी हो जाएगा 15 लाख का कर लेना, ठीक है, 0.5। लेकिन 7 लाख से ऊपर वाले पे, जैसे कि मान लो राम ने वेस्टर्न यूनियन को 15 लाख रुपए दिया रेमिटेंस के लिए, ये लोन एजुकेशनल लोन में से आया है पैसा, आउट ऑफ एजुकेशनल लोन, तो 15 लाख में से 7 लाख तो सबको ही माफ है, चाहे वो नॉर्मली लोन हो, भेजा हो पैसा तो भी। तो इसमें उससे ऊपर 8 लाख का 0.5% कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपए का 8,000 होता है, तो 0.5 आधा हो गया ना, 4,000 हो जाएगा, 4,000 रुपये आधा हो गया ना, 0.5 का जो है 1% का आधा, 4,000 रुपये टीसीएस भी लेगा। एजुकेशनल लोन का पैसा लेके किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम या किसी ऐसे और जो डीलर हैं जो इस तरह का काम करते हैं फॉरेन भेजने का, तो वो पैसा भेजा है लिबरल रेमिटेंस स्कीम के अंडर, आरबीआई की स्कीम है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, LRS लिबरल रेमिटेंस स्कीम, उसके अंडर भेजा है। तो टीसीएस 7 लाख तक नहीं है, 7 लाख से ऊपर वाले पे 5 पेन नहीं दोगे तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 10%। और अगर एजुकेशनल लोन का पैसा भेजना है तो कितना है? 0.5% है एजुकेशनल लोन का, 0.5%। और अगर पेन नहीं देते तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5% हो जाएगा विदाउट पेन। 0.5 है ना, अगर आप पेन नहीं दोगे विदाउट पेन तो कितना हो जाएगा? सीधा रूल है, डबल कर लो या 5% विच एवर इज हायर। इसका तो 5% का डबल क्या हो गया? 10 हो गया। इसका 0.5 का डबल क्या हो गया? 1%। लेकिन 5% और डबल द रेट विच एवर इज हायर, इस तरह से ये चलेगा। बोलो कोई डाउट रेट ऑफ टीसीएस में? ठीक। और ये वाला पॉइंट, ये तो पैसे भेजने का पॉइंट था। इसी के अंदर इसी सेक्शन में एक और पॉइंट है, ये तो पैसे भेजने का था। 2061G के अंदर एक पॉइंट और है, अगर आप फॉरेन ट्रेवल पे जाते हो, मान लो रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, ये तो चलो पड़ा ही रहने दो पॉइंट, रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो हो ही गया। एक और पॉइंट इसी सेक्शन में आता है, अगर आप फॉरेन टूर पैकेज ले रहे हो, घूमने फिरना जाना चाहते हो, लक्षद्वीप जाना चाहते हो, बड़े लोग कम पैसा खर्चना चाहते हैं, थाईलैंड जाना चाहते हो, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप, ऐसे पैकेज मिलते हैं ना, बड़ी कंपनियां पैकेज देती हैं, जैसे यात्रा वाले दे देते हैं, मेक माई ट्रिप वाले देते हैं, और एक है पोल कंपनी है, पोल ट्रैवल कंपनी, वो देती है। बड़े लोग देते हैं, गोआईबो वाले पैकेज देते नहीं, एक्सपीडिया वाले हैं, बड़े लोग हैं, और भी है बड़े लोग, मैंने कई बार इन लोगों से फैसिलिटी ली है। वैसे मोजी ट्रिप वाले हैं, कई लोग हैं ये। तो फॉरेन टूर पैकेज लेते हो आप, फॉरेन जाना है, इंडिया टूर लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, टीसीएस नहीं। फॉरेन टूर पे जाना है तो ये लोग पैकेज बना के देते हैं, जिसमें क्या है? ट्रैवल, जैसे मान लो एयर ट्रैवल है या शिप से ट्रैवल है, प्लस होटल, प्लस साइट सीइंग, घूमने फिरने के, सब जोड़ लो, सबके ऊपर टीसीएस का रूल है। कितने परसेंट? कोई लिमिट नहीं, 5% टीसीएस है फॉरेन पैकेज पे। टीसीएस की रेट कितनी है? 5%। इसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो है करेंसी भेजनी है, फॉरेन में तो 7 लाख तक है ही नहीं, 7 लाख से ऊपर पे कितना है? 5 पेन ना दो तो डबल हो जाता है रेट 10। और अगर एजुकेशनल लोन का पैसा लेके किसी डीलर के थ्रू भेजना है तो रेट क्या हो जाएगी? 0.5। पेन नहीं दोगे तो 5%। लेकिन यहाँ फॉरेन टूर पैकेज में कोई 7 लाख रुपए माफ वाली चीज नहीं है, यहाँ तो सीधा रूल है। फॉरेन पैकेज मैंने लिया बड़ा सस्ता है, 50,000 का, तो 50,000 का भी 5% टीसीएस कितना है? 2500। इसमें कोरोना की रेट नहीं, क्योंकि ये कोई वेलफेयर का काम तो है नहीं भैया, ये तो फॉरेन घूमने खर्च पैसा फूकना चाहता है, फॉरेन घूमना चाहता है, पैसे फॉरेन भेजना चाहते हैं, तो सरकार इसमें कोरोना वाला कंसेशन नहीं दे रही बस। तो ये कह रहा है जी फॉरेन पैकेज चाहे 20,000 का ही क्यों ना हो, चाहे 50,000 का, चाहे 5 लाख का, चाहे 50 लाख का, जितने भी पैसे दोगे तो सामने वाले की ड्यूटी है ये मेक माई ट्रिप, गोआईबो,
यात्रा वाले, एक्सपीडिया, अगोड़ा वाले या पोल ट्रेवल कंपनी वाले, जितने भी लोग हैं ये आपसे क्या वसूल लेंगे? टीसीएस। फॉरेन पैकेज का कितने %? 5%। पिछले साल तक नहीं था, ये फर्स्ट टाइम आया ये फॉरेन ट्रैवल वाले पे। पता है क्यों? क्योंकि लोग फॉरेन घूम के बड़ा पैसा फूकाते हैं, रिटर्ने भरते नहीं। सरकार किस किस को ढूंढे? आसान है, अब टीसीएस का रूल बना दिया, अपने आप ढूंढा ही पड़ा है बस। जब टीसीएस कट जाएगा 206C1G में, अपने आप ये किसको पकड़ लेगी? सरकार आके गला पकड़ लेगी इन ट्रैवल कंपनियों का। भाई तुमने टीसीएस क्यों नहीं काटा? तुमने पैकेज बेचा, तो वो तो अब टीसीएस लेंगे। जब वो टीसीएस लेंगे, जमा करवाएंगे 206C1G में, सरकार का तो वैसे ही अलार्म बज जाएगा सरकार के माइंड में कि अच्छा या तो फॉरेन पैसा भेजा है या फॉरेन टूर पे गया है। दोनों ही चीज़ों में सरकार को ये है कि भैया तो ज़्यादा पैसा कौन फूकते हैं? जिनकी इनकम बहुत है, पकड़ो बुलाओ उनको। समझाई ना बात? तो दोनों ही चीज़ों में क्या है, दिक्कत आ सकती है आपको। तो सरकार ये कहती है कि हमारी नॉलेज में आए, और ये उसमें 7 लाख माफ है। फॉरेन टूर पैकेज लेते हो तो उसमें कुछ भी माफ नहीं। 10,000 रुपये भी है तो भी 5%, 500 रुपये का क्या है, टीसीएस का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? किसी और पर्पज के लिए नहीं, ये स्पेशल रूल क्या है, फॉरेन टूर पैकेज खरीदा है आपने, फॉरेन घूमने का पैकेज खरीदा है तो लग रहा है 206C1G, या फॉरेन पैसा भेजना है तो उस पे लग रहा है, और किसी चीज पे नहीं। कुछ और सामान खरीदा तो नहीं। सुनो, मैंने फॉरेन से एक लैपटॉप खरीदा है, उस पे नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूं किसी के थ्रू आपने पैकेज खरीदा है घूमने का। इसमें होटल का खर्चा भी, कई बार ना वहां पे लोकल टैक्सी चलती है, उसका भी लोकल एक्टिविटी है, कोई अम्यूजमेंट पार्क है, मान लो दुबई गए तो वहां पे आपको क्या है, बुर्ज खलीफा की टिकट भी वो बीच में इंक्लूड है। मान लो वहां पे कोई और कोई फरारी वर्ल्ड के नाम से है, तरह तरह के राइड हैं, रोलर कोस्टर, ये वो, तो वो भी इंक्लूड है। तो उसकी टिकट समेत जो भी पैकेज में जुड़ा हुआ है सब चीज़ें देख लो। इसलिए आप कोई फॉरेन जाओ तो पैकेज ज़्यादा बड़ा ना लेना, चीज़ें अलग से बुक कर लेना, क्योंकि जो चीज़ आपने पैकेज में बुक करवा ली सब पे क्या कट जाना है, टीसीएस, और सरकार की नॉलेज में आ जाना है कि इतना पैसा फॉरेन में खर्चा है। समझ आई बात? तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा देख लेना भी फॉरेन जाना है तो अब सरकार की नज़र में आओगे आप, बात ये है, पैकेज लोगे तो ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट पे आओ, ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब क्या है? ये समझते हो कि किसी फॉरेन कंट्री में आपने विजिट करना है इंडिया के बाहर, एयर टिकट, लोकल साइट सीइंग, होटल स्टे, बोर्डिंग, लॉजिंग, यानी कि वहाँ रहना, खाना पीना सब कुछ उसमें इंक्लूड है। जैसे कि एंट्री फीस टू एनी अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क बने होते हैं जैसे, उनकी टिकट भी इंक्लूड है। ऑथराइज डीलर कौन है? ये वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम जो पैसा भेजते हैं उन ऑथराइज डीलर की बात कर रहा है। ऑथराइज डीलर में कौन आता है ये आप समझ गए हो, ये जिनको सरकार से इस तरह पैसा रेमिटेंस के लिए कोई परमिशन, कोई लाइसेंस मिला हुआ है। क्लियर है ये? 194(1G) में कब टीसीएस नहीं कटेगा? कोई टीसीएस नहीं कटेगा अगर सेलर नहीं काटेगा इस सेक्शन में। No TCS by authorized dealer on amount in respect of which the sum has been collected by the seller. डीलर ऐसा है, मान लो कि कोई ऐसा है डायरेक्ट डील हुई है, भाई मान लो कि ये कह रहा है ऑथराइज डीलर नहीं काटेगा अगर कोई पेमेंट डायरेक्ट हुई है, इसके थ्रू हुई नहीं, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जहां से आपने फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करवाई वही सीधा पैसे भेज रहे हैं, तो सेलर के थ्रू पैसा जा रहा है, पैसा इसके थ्रू। जैसे ऐसी बात है अमेजोन के थ्रू पैसा ना जाके डायरेक्ट डीलर को ही पहुंच गया बाहर से, ऐसी है इसके थ्रू पैसा रूट ना होके डायरेक्ट सेलर से जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करता है उससे पैसा सीधा फॉरेन किसी चैनल के थ्रू रेमिट हुआ है। तो ये जो मनीग्राम और ये इनकी टीसीएस की कोई लायबिलिटी बनती है? नहीं बनती। कहता तब भी कोई टीसीएस नहीं अगर बाहर टीडीएस काटने के लिए लायबल है। मान लो जो बाय कर रहा है ये चीज़ें, यानी करेंसी या फिर ये फॉरेन पैकेज, वो किसी वजह से टीडीएस काटने के लिए लायबल है। वैसे तो अभी तक कोई सेक्शन नहीं है। आगे 194Q आ रहा है, बड़ा माल खरीदने पे वो टीडीएस का अगले साल से एप्लीकेबल है। 2021-22 जो प्रीवियस ईयर है वहां से एप्लीकेबल है 194Q। उस सेक्शन के आने के बाद यहाँ टीसीएस में रूल बनेगा कि अगर बाहरी टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल है तो वो टीडीएस काट लेगा, तो फिर सेलर टीसीएस चार्ज करेगा नहीं।
वो सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये पॉइंट अभी रेलिवेंट नहीं है। और कह रहा है नो टीसीएस, अगर बाहर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन के लोग। मान लो ये पैसा भेजना ही किसने है, सरकार ने, करेंसी सरकार भेजना चाहती है, या फिर ये टूर पैकेज कौन ले रही है, सरकार, चाहे अपने एम्प्लॉय के लिए ले रही है, पर ले रही है कौन, सरकार। तो ये पैकेज और ये चीज़ें लेने वाले बाहर कौन है, सरकार, हाई कमीशन के लोग, कॉन्सुलेट के लोग। तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। टीसीएस तब भी एप्लीकेबल नहीं जब टीडीएस बाहर पे लग रहा हो। भाई सेलर को कोई चिंता नहीं, फिर बाहर भरेगा। लेकिन अभी तक ये सेक्शन जो है अगले साल से एप्लीकेबल होना है, बाहर वाला 194Q, तो वो चीज़ अभी काम की नहीं। लास्ट सेक्शन के लिए बढ़ जाओ, 206C1H के लिए चलते हैं। क्या कह रहा है, ये तो हो गया, या तो फॉरेन टूर का था या फिर ये डीलर के थ्रू पैसा भेजा जा रहा है, फॉरेन टूर पैकेज का था। ठीक, ये सेक्शन हो गए। 7 लाख से ऊपर एमिट करोगे तो टीसीएस है कितना, 5%। और इसमें कोरोना का कंसेशन कहीं मेंशन नहीं है। और एजुकेशनल लोन का पैसा भेजते हो तो 0.5, और अगर नीट पैन नंबर देगा सामने वाला तो वही 5% या डबल रेट, विच एवर इज हायर। तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, लास्ट सेक्शन इससे रिलेटेड, मतलब टीसीएस के 5 सेक्शन हैं, 5 कैटेगरी हैं। लास्ट कैटेगरी पे क्या कहता है, लास्ट सेक्शन 206C1H। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसमें टीसीएस रिसीट बेसिस पे कटेगा। F और 1H, 1F और 1H, कार खरीदो जब रिसीट होगी तब टीसीएस। ऐसी 206C1H इसमें भी। इसमें क्या करना है, आपने सेल की है अबव ₹50 लाख टू अ बार, किसी बार को, तो उस पे कटना है। इन दोनों सेक्शन में खास बात यह है कि 206C1G और 206C1H ये दोनों एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, यानी ये साल के बीच में लाए गए सेक्शन, बजट सेशन में नहीं, साल के बीच में। यानी अगर साल के शुरुआती 6 महीने में आपने कोई फॉरेन टूर किया तो उस पर कोई टीसीएस था ही नहीं, या स्टार्टिंग के 6 महीने में आपने मनी रेमिट की 7 लाख से ज़्यादा, तब भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं। 1 अक्टूबर से ही रूल आया है। अक्टूबर 20 के बाद अगर मनी भेजी, फॉरेन टूर पे गए, या फिर ये 206(1)H सेक्शन आ रहा है, ये भी 1 अक्टूबर से आ रहा है। सेल आपने एक आदमी को 50 लाख से ऊपर की, और सेलर क्या, सेलर हैज टर्नओवर अबव 10 करोड़ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। 19-20 के अंदर टर्नओवर क्या हो, 19-20 में 50 लाख से ऊपर टर्नओवर हो, 19-20 में 50 लाख से ऊपर टर्नओवर हो, उस सिचुएशन के अंदर टीसीएस का रूल है। ये वाला सेक्शन 206(1)H चलाया। भाई मेरी दुकान है, मेरे से एक आदमी बार बार माल ले जाता है, बार बार साल में 1.25 करोड़ का माल ले गया एक ही आदमी, तो उस आदमी से 50 लाख के बाद जितने भी पैसे लोगे, इसमें रिसीट बेसिस पे टीसीएस है। कंसीडरेशन टीसीएस ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन रिसीव। भाई जब जब कंसीडरेशन आएगा तब तब टीसीएस है। बुक्स में डेबिट या एक्चुअल रिसीट विच एवर इज अर्लियर की कहानी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें किस बेस पे टीसीएस है, रिसीव बेसिस पे। बोलो कोई डाउट, समझ आया ना, रिसीव बेसिस पे टीसीएस का रूल है। चलो, तो ये क्या कह रहा है, अक्टूबर 20 से रूल आया, एवरी पर्सन सेलर जो कंसीडरेशन लेता है 50 लाख से ऊपर साल में, किससे, किसी बार से, लेकिन इसमें एग्जम्प्ट है, इसमें बार क्या माल, सेल क्या, अदर देन एक्सपोर्ट सेल। यानी आप फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेनर से टीसीएस लेने की जरूरत नहीं है। देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देश के बाहर माल बेच रहे हो। मान लो मैं मिस्टर गोम्स को साल में 2 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर दूं, 2 करोड़ का, क्या मिस्टर गोम्स से टीसीएस लूंगा? नहीं। एक्सपोर्ट करो, कंट्री के लिए अच्छी बात है, सरकार कहती कोई टीसीएस की जरूरत नहीं, ऐसी टीसीएस मांगेगा एक्सपोर्टर, कहीं माल ही ना ले, इंपोर्टर माल ही ना लेने आए। तो आप एक्सपोर्ट करो, कोई टीसीएस की जरूरत नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे नो टीसीएस,
माल एक्सपोर्ट करो तो कोई टीसीएस नहीं। आप इंडिया में माल बेचते हो बाहर को और आप एलिजिबल कब हो टीसीएस के लिए, बाकी सब जगह तो कब, जब सेलर की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो। लेकिन यहां बहुत ही बड़े सेलर 1 करोड़ क्या, एक बंदे को 50 लाख से ऊपर बेचता है, तो 1 करोड़ का कोई लेवल थोड़ी है। 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाला सेलर है तो उस पर 206C1H एप्लीकेबल है। वो सामने वाले एक बंदे को 50 लाख से ऊपर माल बेचेगा साल में, तो जब जब पैसा लेगा उस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो आप पेज नंबर 6 पे देख लो, सेलर, हर एक सेलर सामान सेल करेगा 50 लाख से ऊपर किसी एक पर्सन को साल में, उस पे टीसीएस कलेक्ट करेगा। लेकिन ये सामान एक्सपोर्ट वाला ना हो और वो सामान जिस पे पहले टीसीएस लग रहा हो वो ना हो। दो बार थोड़ी लगाएंगे। गुड्स अदर देन गुड्स या आइटम कवर्ड अंडर सेक्शन 206C1, यानी लिकर और ये आयरन और ये चीजों पे तो टीसीएस 2061 में लग गया ना, दोबारा थोड़ी लगाना है, टीसीएस कलेक्ट करना है। वो सामान ना हो, 1F वाली कार ना हो, क्योंकि कार या व्हीकल पे तो पहले टीसीएस लग गया ना, वो ना हो। ये लिकर, तेंदुलीव वो भी ना हो, तेंदुलीव या कोयला या टिम्बर ये चीजें भी ना हो, क्योंकि उन पे तो लग गया ना। या फिर इसमें 1G वाला चीजें भी ना हो। 1G में क्या हो गया, रेमिटेंस ऑफ मनी या फिर फॉरेन टूर पैकेज, वो चीजों पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उन पे तो अपने सेक्शन है अलग से। शराब पे, टिम्बर पे, तेंदुलीव, आयरन और कोयले पे तो अलग से सेक्शन है ना 206C1, या कार पे 206C1F है ना, या 206(1G) है ना, किस पे, वो है फॉरेन टूर पैकेज पे या फॉरेन करेंसी रेमिटेंस पे है ना ये सेक्शन। तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं, एक्सपोर्ट पे भी एप्लीकेबल नहीं, याद रखना। 206C1H अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर टीसीएस ना लेना एज अ सेलर, या आप शराब बेचते हो तो क्या वसूलना, 206C1 में कोई लिमिट नहीं है, हर एक बंदे से वसूलना। व्यापारी आएगा ट्रेडिंग के लिए माल लेने, उस पे 1%, तेंदुलीव पे 5% और टिम्बर पे 2.5% और स्क्रैप और आयरन और इग्नाइट वगैरह पे, कोल पे कितना 1%। वो तो कोई लिमिट नहीं, यहाँ तो 50 लाख से ऊपर पे वसूलना है, वहाँ तो 1 लाख हो तो भी वसूल लो। कार 10 लाख से ऊपर है तो भी वसूल लो, यहाँ तो 50 लाख की बेचनी है तो है। और जो टूर पैकेज किसको छोटे से छोटे पैकेज बेचो फोड़ेंगे तो भी टीसीएस है। रेमिटेंस में तो 7 लाख माफ है, 5% उस पर रूल है। क्लियर, एजुकेशनल लोन का रेमिटेंस है तो 0.5 था। चलो, तो ये कह रहा है कि उन सेक्शन को छोड़ो क्योंकि उनके अपने रूल हैं। बाकी सब में रेट ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1G बहुत कम रेट है, 0.1%। 0.1% की रेट से आपको टीसीएस वसूलना है, जितना अमाउंट 50 लाख से ऊपर होगा। चलो, मेरी सेल पिछले साल की 15 करोड़ है। सुनना, मेरी दुकान का नाम है हरियाणा ट्रेडिंग कंपनी, मेरी दुकान इंडिविजुअल हूँ मैं, मेरी दुकान की सेल 19-20 में 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो मैं एलिजिबल हूँ टीसीएस काटने के लिए सेक्शन 206C1H। क्या मेरी दुकान पे कोई बंदा है जो 50 लाख से ज़्यादा माल खरीदता है? मैंने कहा हाँ, एक बंदा है, ट्रेडर है वो मेरे से इस साल 70 लाख का माल खरीदता है। तो 50 लाख छोड़ो, ऊपर के 20 लाख का करना, 0.1% कितना आ जाएगा? 20 लाख का 20,000, 20 लाख का 1% कितना बनता है? 2 लाख। तो ये 0.1 है, उसका भी 10वां हिस्सा, तो कितना हो गया? 20,000। तो 0.1% कितना? 2,000 हो गया 20 लाख का। 20 लाख का 0.1% 2,000 रुपये टीसीएस जमा करा देना, बहुत ही मामूली है 0.1%। लेकिन इसमें विदाउट पेन आ गया ना, विदाउट पेन, तो इसे क्या है, थोड़ा रेट इसने कहा कि भैया यार 0.1 बहुत थोड़ा है, इसको बढ़ा के 5% करना ठीक नहीं, अगर पैन नहीं देगा, आधार नहीं देगा तो 1% कर दो। इसको छोड़ दूं तो बाकी सब जगह तो एक ही रूल है, डबल रेट या 5% विच एवर इज हायर। ऐसा है, इसका डबल तो 0.2 बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 5% विच एवर इज हायर तो 5% तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो 1% का भी 10वां हिस्सा है, 0.1
वो 5 हो गया तो 50 गुना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतनी पेनल्टी बर्दाश्त के बाहर है। तो इसलिए इन्होंने कहा नहीं, बिना पैन और बिना आधार के क्या कर दो, 0.1 की जगह क्या कर दो 1%, इसमें 5% नहीं करेंगे, डबल या 5% विच एवरेज हायर नहीं, 2061H के अंदर ये रूल लगेगा। ओके, और अगर कोरोना का रेट बात करें, है कोविड रेट, कोविड रेट कहां नहीं था बताओ? हाँ, लिकर में नहीं था, और 2061G वाली चीजों में नहीं था। फॉरेन में पैसा भेजना या फॉरेन टूर पे जाना, उस पे ये रेट कोविड वाला नहीं था। इसका करना 0.075, कई बार ना जल्दी में हम 0.75 कर देते हैं ना, वो तो 7.5 हो गया, 0.75 0.075 है, यानी 0.1 में से 25% कम कर दो, 0.075% रेट आएगा। ठीक करना, वो नोट करना, 0.075 कोरोना रेट आएगा। पर मैं बार बार याद करवा रहा हूं, कार वाले केस में 2006C 1F या 1H में, दोनों में कब कटना है? रिसीट बेसिस पे टीसीएस कटना है, रिसीट बेसिस पे। बाकी तीनों में क्या है? बुक्स में डेबिट या एक्चुअल अमाउंट रिसीट विच एवर इज अर्लियर, उस बेस पे चलना है। समझ आई ये बात? कोरोना वाला रेट इसमें भी एप्लीकेबल है, किसमें एप्लीकेबल नहीं है? 206C1 के सिर्फ लिकर की सिचुएशन में 1 का 1 रहेगा, 206C1G में फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन टूर वाले में, फॉरेन टूर पे 5% है, रेमिटेंस में भी 5 है, पैन नहीं दोगे तो 10 हो जाएगा, और एजुकेशनल लोन पे 0.5 है, नहीं दोगे पैन तो 5 हो जाएगा। वहां सिर्फ यहां छोड़ा गया है, पैन ना देने पे क्या है तो 1% किया गया है, बाकी सब में तो मिनिमम 5% तो कर ही देंगे, वो डबल द रेट या 5% ये। तो ये कह रहा है कि टीसीएस ना लिया जाए, नीचे 2 नोट दे रहा है, अगर बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब फॉरेन बाहर से ना लो, यानी आप एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर से ना लो, आप फॉरेन में माल बेचो तो टीसीएस इस सेक्शन में कलेक्ट ना किया जाए, और उन चीज़ों पे भी नहीं जिन चीज़ों पे लिकर पे, उन चीज़ों पे पहले कलेक्ट किया जा रहा है 206C1 पे या 1F कारों पे या 1G टूर पैकेज पे, वो तो अलग सेक्शन है ना टीसीएस कलेक्ट करने के, उन चीज़ों पे दोबारा थोड़ी लेना है 2061H के अंदर। क्लियर? सेम रूल टीडीएस में भी आ चुका है ये वाला, लेकिन वो अगले साल से एप्लीकेबल है। टीसीएस तो इस साल से एप्लीकेबल हो गया, अगले साल जिस पे टीडीएस कट गया तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। पर फिलहाल आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपके असेसमेंट ईयर 21-22 के एंगल से, तो आपके लिए सिर्फ टीसीएस का रूल है। अगर आप 50 लाख से ऊपर का माल किसी को बेचते हो तो बाहर नहीं काट सकता आपका टीडीएस, अभी रूल नहीं आया। 194Q आएगा वो फ्यूचर में, अगले साल से 194Q ये एप्लीकेबल होगा अगले साल से, एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23, उससे जब ये आ जाएगा तो 2061H टीसीएस एप्लीकेबल नहीं रहेगा नॉर्मली। अगर टीडीएस दो थोड़ी, बाहर के मैं तेरा टीडीएस काटूंगा और सेलर के मैं तेरा टीसीएस वसूल लूंगा, तो दो चीजें नहीं होंगी ना, एक चीज होगी, क्योंकि सेम सा रूल आ चुका है। पर अभी नहीं तो आप तो टीसीएस ही लेंगे। ओके, सेकंड नोट कहता है टीसीएस चार्ज नहीं होगा अगर बाहर क्या कर रहा है, देखो टीडीएस काट रहा है, आगे वही बात जो बताई, बाहर टीडीएस काट रहा है 194Q में, तो आपको 194C में टीसीएस चार्ज करने की जरूरत नहीं। पर ये सेक्शन क्योंकि अगली बार से एप्लीकेबल है 194Q, तो अभी तक ये चीज रेलिवेंट नहीं है। आप नीचे नोट पढ़ना 206C1H, ये लास्ट सेक्शन, इसमें सेलर कौन है जो बाहर से क्या कलेक्ट करेगा? टीसीएस। तो सेलर वो जिसकी टर्नओवर बीते साल 10 करोड़ रुपए से क्या हो ज्यादा, सेल और सेल प्लस सर्विस। इसमें क्वेश्चन भी आता है, सर सेल पिछले साल 10 करोड़ का क्या मीनिंग है? मान लो सामान भी बेचता है और सर्विस भी करता है, मान लो कोई बंदा ऐसा है जैसे एसी बेचता भी है और एसी की सर्विस भी, तो टर्नओवर में दोनों जोड़ लो, सेल प्लस सर्विस चार्ज, दोनों 10 करोड़ से ऊपर है तो वो एलिजिबल हो गया है 206C1H के अंदर टीसीएस काटने के लिए, वसूल लेगा बाहर से वो, ठीक, 10 करोड़। बाकी सब में क्या था, सेलर कौन हो, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस की टर्नओवर। बाहर कौन, बाहर जो माल खरीद रहा है ये 50 लाख से ऊपर, लेकिन सरकार, असेंबली, कॉन्सुलेट के लोग, एम्बेसी के लोग, हाई कमीशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग ना हो, लोकल अथॉरिटी माल खरीद रही है 50 लाख से ज्यादा तो उस पर टीसीएस मत चार्ज करना, ठीक। कोई इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, इंपोर्टर को माफ कर दो, हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है, खुशी बनाओ, देश के लिए अच्छी बात है, तो उस पर टीसीएस चार्ज ना किया जाए।
समझ आई? ये 5 सेक्शन बोर्ड पे लिखे गए हैं। पिछले साल तक 3 होते थे, 2 नए जोड़े गए, 20C1G और 2061C1H। तो ये दोनों सेक्शन 1H तो कहता है अगर आप एक ही आदमी को 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचते हो, 50 लाख से ज्यादा साल में, तो 50 लाख के ऊपर वाले पे 0.1% जो है आपको कलेक्ट करना है। ऊपर वाले पे कलेक्ट करना है, वो कह रहे हैं। क्लियर? 50 लाख से ऊपर वाले पे 0.1। अगर वो पैन नहीं देगा तो रेट कितनी कर देना? 1%। 10 गुना कराया, 10 गुना। 0.1 की जगह क्या हो जाएगा? 1%। और कोरोना रेट एप्लीकेबल है, हाँ, 0.075 इस तरह से। और ये पेमेंट जब जब लोग तब काटते रहना। 50 लाख से ऊपर वाला अमाउंट, जैसे साल में आपको 50 आया तब तक तुम काटो, जैसे 4 लाख हो रहा है उस पर लगा लो 0.1%, फिर आया उस पर लगा लो। ऐसे कार वाले में भी रिसीट बेसिस पे है, बाकी सब में डेबिट या रिसीट विच एवर इज। समझ आई बात? किसी को भी डाउट इसमें? एक स्टूडेंट कह रहा है गुड्स पर्सनल क्या खरीदोगे 50 लाख से ऊपर ना? गुड्स है, ये गुड्स तो बिजनेस के लिए होती है। यानी आप बड़े व्यापारी हो, छोटा व्यापारी आपसे खरीद रहा है, बड़े मैन्युफैक्चरर और रिटेलर आपसे माल खरीद रहा है, तो सेल कर रहे हो गुड्स की। गुड्स घर के लिए आप कोई चीज खरीद रहे हो 50 लाख से ऊपर, उस पर नहीं है। व्यापारी एक दूसरे से गुड्स खरीदते हैं, उस पर एप्लीकेबल है। वही 50 लाख साल से ऊपर टपेगा। पहले खरीद गया 20 का, फिर 10 का, और फिर 10 का, और करते करते साल में आपसे 50 लाख से ऊपर माल खरीद गया। जैसे मैं एसी व्यापारी हूं, मेरी दुकान की सेल मैं खरीदे जा रहा हूं, बेचे जा रहा हूं, खरीदे जा रहा हूं। एक ही कंपनी वोल्टास के एसी मैंने 80 लाख रुपए की खरीद ली है कंपनी से, तो कंपनी काटेगी मेरे पे टीसीएस 30 लाख रुपए का 0.1%। घर में आप कितने एसी लगा लोगे, कितना पेंट खरीद लोगे, कितना फर्नीचर खरीद लोगे 50 लाख से ऊपर? और वैसे भी एक बंदे से खरीदोगे नहीं, बदल बदल के खरीद लोगे आप, कुछ किससे कुछ किससे कुछ किससे। तो एक बंदे से मतलब एक बंदा खरीदेगा किसी व्यापारी से, तो रूल है। तो ये रूल बेसिकली किन के लिए बन रहा है? बिजनेसमैन ट्रेडिंग के लिए खरीदते हैं बल्क में माल, उसके लिए बना है। बोलोगे डाउट? किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलो, तो ये थे सारे टीसीएस के सेक्शन। कब कितना टीसीएस कटेगा बोलो, इसमें किसी को भी कोई डाउट टीसीएस के रिगार्डिंग? हो जाएगा? चलो, पर्पस आपको क्लियर हो ही गया टीसीएस का क्या होता है। चलो, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और, एक तो 2006CC विदाउट पैन और आधार, तो रेट कितनी होती है? डबल द रेट का डबल या 5%, विच एवर इज हायर। ये रूल 206C1, 206C1C, 206C1F और 206C1G में एप्लीकेबल है। इसमें तो ये एप्लीकेबल है चारों में, लेकिन मैंने आपको बताया 206C1H, इसके अंदर क्या बोला? वैसे रेट है 0.1 और विदाउट पैन या आधार कितनी हो जाएगी? 1% हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। इसमें एक्सेप्शन है, 5 नहीं होगी। क्लियर? 5% बहुत ज्यादा हो जाती है, 5 नहीं होगी, बात यह है। क्लियर है? किसी को भी डाउट? बोलो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें? हो जाएगा? चलो, अगला सेक्शन 206CC के बाद 206C3 और 3B कम काम में आते। चलो, ये कह रहा है टाइम ऑफ पेमेंट कब जमा करवानी है? टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस कलेक्टेड। टीसीएस का जो पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, उसमें तो 2 बातें होती हैं। विदाउट चलान, वो चलान नहीं जमा करवाते, उनका सरकार से हिसाब होता है, तो वो तो सेम डे ही करवा देते हैं। बस उन्होंने तो बुक्स में एंट्री करनी है, एक गवर्नमेंट का खाता डेबिट, दूसरा क्रेडिट, ऐसे चलान के थ्रू। अगर वो भी आम आदमी की तरह विद चलान जमा करवाते हैं तो रूल वही है, 7 डेज
विद इन 7 days ऑफ नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट 7 days। यानी कि अप्रैल में टीसीएस कलेक्ट किया तो 7 मई तक, मई वाला 7 जून, जून वाला 7 जुलाई, ऐसे चलेगा। लेकिन जो अदर लोग हैं, ये तो गवर्नमेंट है, अदर एसएससी, जो अदर एसएससी टीसीएस काटते हैं वो कब तक जमा करवाएंगे? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। वही रूल लगेगा, टीडीएस वाला ही समझ लो, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ जब कलेक्ट होगा उसके अगले महीने की 7 तारीख को जमा करवा देंगे। क्लियर है? बोलो। टीसीएस लोगों का काटा और आगे जमा भी तो करवाना है। कब तक करवाना है? सरकार अगर बुक एंट्री से क्लियर करती है तो सेम डे, अगर चालान भर के करती है तो सरकार और बाकियों का रूल सेम है। कैसे करना है फिर उस सिचुएशन में? आपने वही 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बोलो, कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है? मोड ऑफ पेमेंट ऐसा है, मोड ऑफ पेमेंट। एक तो इसमें अगर चालान भरना है तो चालान नंबर 281 भरा जाता है। 2 ही चालान चलते हैं, सेल्फ वाला 280 और 281 है। तो आप 281 नंबर चालान भर के ऑथराइज बैंक में जमा करवा दो। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या आरबीआई का कोई ऑथराइज सेंटर है या और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑथराइज बैंक है, वहां जमा करवा दो। या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, या तो टू बी डिपॉजिटेड, कहाँ जमा करवा दो? टू बी डिपॉजिटेड टू ऑथराइज बैंक, ऑथराइज बैंक ब्रांचेस जमा करवा दो। जाके चालान निकालो नेट से, आपके पास फॉर्म भरो और जमा करवा दो बैंक में। उस पर सीरियल नंबर वगैरह आ जाएगा, बीएसआर कोड आ जाएगा बैंक का, उसके हिसाब से आप क्या है आगे इनकम टैक्स में इंफॉर्मेशन दे देंगे, रिटर्न भरेंगे जब। चलो, दूसरा तरीका, आप क्या ई पेमेंट भी कर सकते हैं। ट्रेस की साइट पे जाके ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, बल्कि कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है। कंपनी तो ई पेमेंट करेगी, उसके लिए कंपलसरी है कि उसको तो हमेशा चालान नहीं भरना, ई पेमेंट ही करनी है। और एक पर्सन जिसकी टर्नओवर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कब कंपलसरी है? जब उनकी कंपलसरी, उनके लिए भी ई पेमेंट कंपलसरी है इफ उनकी टर्नओवर 1 करोड़ या वही 50 लाख से ज्यादा है इन 19-20 प्रीवियस ईयर 19-20 के अंदर। तो उनको इंडिविजुअल एचएफ को भी क्या ई पेमेंट करवानी है, ऑनलाइन जमा करवा दो, नेट बैंकिंग के थ्रू करवा दो। आजकल तो क्रेडिट डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है। मैंने खुद भी डेबिट कार्ड से टैक्स पे करके देखा हुआ है, पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट बैंक के कार्ड से मैंने पे करके देखा हुआ है। बाकी नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन ऑप्शंस के थ्रू भी आप टैक्स की पेमेंट दे सकते हैं। डेबिट कार्ड से तो हर हाल में जा ही रहा है, मैंने ट्राई किया हुआ है। क्रेडिट कार्ड से प्रॉब्लम है, ऑप्शन अभी वो उतना एक्टिव नहीं हुआ। नेट बैंकिंग से भी पेमेंट दे सकते हो, या फिर आप हार्ड कॉपी जमा करवा दो, चालान नंबर 281 भर के बैंक में, ऑथराइज बैंक में टैक्स जमा ही कराना है कैसे भी। इनके लिए तो करवाना ही ऑनलाइन है, कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाना है। और एचयूएफ इंडिविजुअल जिनकी टर्नओवर पिछले साल क्या है 1 करोड़ या फीस 50 लाख से ऊपर हो, उनको तो करवाना ही जमा कैसे है, ई पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली करवाना है। टीसीएस की रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न जाती थी, जो टीडीएस की रिटर्न जाती थी वो कौन से फॉर्म्स पे जाती थी? 24Q सैलरी वाली एम्प्लॉयर भरता था, 26Q वो अदर देन सैलरी, 27Q नॉन रेजिडेंट की जाती थी। उसके लिए टाइम कितना मिलता था? 1 महीना। अप्रैल मई जून वाली 31 जुलाई, जुलाई का सितंबर वाली 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली 31 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च में 2 महीने 31 में मिलती थी। इसमें 15 दिन कम है, क्वार्टरली जाएगी, इसमें 15 दिन कम है। और फॉर्म कौन से पे जाएगी? फॉर्म 27EQ पे वो जाती थी टीडीएस वाली 24Q, 26Q, 27Q, ये जाएगी 27EQ पे। अप्रैल में जून वाली कब? 15 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर वाली 15 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली 15 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च वाली 15 मई। इन्होंने 15 दिन जल्दी कर दिए, सीधी सी बात है, ऐसे याद रख लो। टीडीएस वाली रिटर्नों से 15 दिन पहले है।
अगर TDS वाली याद है तो ये भी याद रह जाएंगी, TCS वाली। उसमें 1 महीना मिलता है, इसमें 15 दिन पहले कर लो। वो जो 31 जुलाई को जाती थी तो वो 15 जुलाई होगी। लास्ट वाली जो क्वार्टर की थी 31 मई को जाती थी तो ये 15 मई होगी। यानी रूटीन 3 क्वार्टर में तो 15 दिन मिलते हैं, लास्ट वाले में 1.5 महीना। 27EQ पे भरनी है। और 10 नंबर सेम होता है, आपने लोगों का TDS काटना है या फिर आपने क्या TCS कलेक्ट करना है, तो क्या लेना पड़ेगा 10 नंबर। 10 नंबर का रूल सेम है, TDS काटो चाहे TCS कलेक्ट करो, 10 नंबर लेना पड़ेगा। और सामने वाले को, जब आप सामने वाले से पैसे काट लोगे, कलेक्ट कर लोगे, तो उसको 15 दिन में कौन सा फॉर्म देना है 27D। ये पहले ही बता चुका हूं मैं, 15 दिन में आप उसे सबूत के तौर पे 27D फॉर्म दे दो कि ले भाई 27D फॉर्म ले, ताकि वो क्या है उसके बेस पे क्या है आगे अपना रिफंड ले सके या एडजस्ट कर सके। सही है। TDS TCS में क्या डिफरेंस है? TDS पेयर ऑफ इनकम काटता है। TDS डिफरेंस बिटवीन TDS TCS, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो वैसे नॉलेज के लिए, क्या TDS कौन डिडक्ट करता है? पेयर ऑफ इनकम। इनकम दे रहा है आप, उसका खर्चा है आपकी इनकम, तो पेयर पे ही का TDS काटता था उसमें। लेकिन TCS में ऐसा नहीं है, सेलर काटता है बाहर का, या लेसर लेसी से कलेक्ट करता है पेमेंट के साथ। सामने वाले से पेमेंट भी लो और साथ में क्या लो TCS लो। तो पहला पॉइंट तो ये कलेक्शन एट सोर्स है, वो डिडक्शन एट सोर्स है। सेकंड में यही है कि जो पर्सन पे कर रहा है वो डिडक्ट करके पे करता है, जबकि TCS में सेलर गुड्स बेचता है। 206C1 में गुड्स बेच रहा है शराब और ये, तो सेलर क्या ले रहा है बाहर से, सामान के रेट के साथ ही क्या ले रहा है TCS। लेकिन 206C1C में सामान नहीं, पट्टे पे दे रहे हो, टोल प्लाजा, पार्किंग या माइनिंग ऑफ क्वेरी, ऐसे तो माइनिंग और क्वेरी वो लीज पे दे रहे हो, तो उसकी पेमेंट पे ले रहे हो सामने वाले से कितना 2%, कोरोना की वजह से 1.5% वो ले रहे हो। या गाड़ियां बेच रहे हैं सेलर, तो सेलर ले रहा है बाहर से। या टूर पैकेज बेच रहा है डीलर, या डीलर कह रहा है जी 7 लाख से ऊपर रेमिट करोगे तो मैं आपसे क्या लूंगा TCS, तो TCS ऐसे वसूला जा रहा है। और थर्ड पॉइंट, TDS ज्यादातर केसेस में क्या था, कब वसूला जाता था TDS? एट द टाइम ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर दो एक सेक्शन थे पेमेंट बेसिस पे TDS कटता था, सैलरी 192 सेक्शन सैलरी का, और एक 194BBB लॉटरी वाला, या फिर वो 194 LA वगैरह, वो उसकी पेमेंट हो रही थी DA कोई कंपनसेशन, LA में कंपनसेशन वगैरह पेड होता था, तो पेमेंट बेसिस पे कंपलसरी एक्विजिशन वाला 2.5 लाख से ऊपर, तो उस पे TDS कटता था पेमेंट बेसिस पे। TCS में 5 तो सारे सेक्शन है, 5 में से 3 में तो सेम रूल है कि बुक्स में जब डेबिट या पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। 2 में किस बेस पे है? रिसीट बेसिस पे। वो 2 हैं 206C1F कार वाला और 206C1H, जो 50 लाख से ऊपर माल बेचते हो साल में, उस पर भी जब जब पेमेंट आएगी तब TCS कलेक्ट करना। क्लियर है बात? तो ये सारा फर्क है, याद रख लोगे। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या TCS 1% या कोविड वाला 0.75 कटेगा? अगर सेल ऑफ व्हीकल हो रहा है मैन्युफैक्चरर से डीलर को, तो क्या 206C1F में TCS कटेगा? लगेगा। मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है तो उस पर नहीं है। दुनिया को रिटेल में गाड़ियां बेच तो उसके ऊपर TCS है, तो मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है उस पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये TCS 1 या 0.75 सेल ऑफ मोटर व्हीकल एप्लीकेबल ऑन लग्जरी कार? ना, किसी जमाने में ये था ऐसा वहम, ऐसा नहीं। कोई भी मोटर व्हीकल हो, लग्जरी हो या नहीं, 10 लाख से ऊपर हो, उस पर TCS एप्लीकेबल है। थर्ड, वेदर TCS एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट? नो, ये सब माफ थे। गाड़ियां कौन ले रहा है 10 लाख से महंगी? वीजा ऑफिस, कॉन्सुलेट, एम्बेसी के लोग, फॉरेन रिप्रेजेंटेशन, हाई कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटी, उन पे TCS नहीं है एप्लीकेबल, वो वहां से TCS चार्ज ना करना। फोर्थ, कहता है क्या TCS ईच कार की सेल पे या साल की टोटल 10 लाख देखनी है? ना,
ईच कार 10 लाख से ऊपर है तो टीसीएस एप्लीकेबल है, अग्रीगेट नहीं करना। और वैसे भी एक आम आदमी बार बार गाड़ियां थोड़ी लेता है, व्यापारी लेते हैं वो तो अग्रीगेट का कोई कंसेप्ट नहीं, इंडिविजुअल देखना है। नेक्स्ट, फिफ्थ में 1% सेल ऑफ मोटर व्हीकल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल सेलर। इंडिविजुअल सेलर तो ही काट सकता है अगर पिछले साल उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से क्या हो ज्यादा। इंडिविजुअल एचएफ तो ही काट सकते हैं ना, 12061F में इंडिविजुअल एचएफ की टर्नओवर 1 करोड़ से क्या हो ज्यादा, वरना वो टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। सिक्स्थ, हाउ वुड द प्रोविजन ऑफ टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी एप्लीकेबल इन केस वेयर पार्ट ऑफ पेमेंट इज मेड इन कैश एंड पार्ट इज मेड बाय चेक। सामने वाला आपको व्हीकल की पेमेंट कुछ कैश दे रहा है कुछ चेक से, क्या टीसीएस का रूल एप्लीकेबल है? यस। हमने कब कहा कैश देगा तो ही लगेगा या नॉन कैश में लगेगा ना, कैश दे या चेक दे या थोड़े कैश थोड़े चेक थोड़ा ड्राफ्ट, सभी केसेस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा अगर गाड़ी का कंसीडरेशन 10 लाख से ऊपर है। तो ये था सेक्शन 206C के सारे सब सेक्शन थे। 1C 1C 1F या 1G या 1H, वो सारे सेक्शन थे। किस सेक्शन में कितना कटेगा बोलो, इसमें कोई भी डाउट? जो लेटेस्ट था सारा अपडेट हो गया, ये कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कंफ्यूजन इसमें है कोई?